मैंने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान को पाने के लिए हर संभव कोशिश की। आखिरकार मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी हमारा रिश्ता कभी पति पत्नी जैसा नहीं बन पाया। वो कहती थी कि उसे सफाई को लेकर बहुत ज्यादा जुनून, मिसोफोबिया है, और वो इसके लिए मनोवैज्ञानिक इलाज करवा रही है। वो मुझसे बस थोड़ा समय मांगती रहती थी। एक बार मैंने सिर्फ उसके होठों पर किस किया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि वो सीधे बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। हालांकि उसने समझाया कि ये सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया थी और इसका मुझसे कोई संबंध नहीं था, फिर भी मैं अंदर तक टूट गया था। शादी के चौथे साल उसकी कंपनी ने उसे विदेश भेज दिया और हम पूरे 1 साल तक अलग रहे। हमारी शादी की 5वीं सालगिरह पर मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। लेकिन जब मैं फ्लाइट से उतरकर उसकी कंपनी के पास पहुंचा तो बगल के रेस्टोरेंट में जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। मैंने देखा कि लियू रुयान एक दूसरे आदमी के लिए होटल का कमरा बुक कर रही थी। रेस्टोरेंट की कांच की दीवार के बाहर खड़ा मैं हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता लिए बस उसे देखता रह गया। उसके बगल में सूट पहने एक आदमी खड़ा था। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। मैंने कभी लियू रुयान को इतनी कोमल मुस्कान के साथ नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ठंडक और दूरी अचानक पिघल गई हो। उस आदमी से बात करते समय उसकी आंखों में जो प्यार था वो मैंने कभी अपने लिए नहीं देखा था। उसी पल मेरे भीतर कुछ टूट गया। काफी देर बाद रुयान की नजर मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने उस आदमी से कुछ फुसफुसाकर कहा और छाता लेकर मेरी ओर चली आई। तुम यहां क्यों आओ? उसकी आवाज में मेरे आने की खुशी नहीं बल्कि खलल पड़ने की नाराजगी थी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे गुलदस्ता थमा दिया। 5वीं सालगिरह मुबारक हो रुयान। लेकिन वो फूल लेने भी नहीं पाई थी कि दूर से उस आदमी की आवाज आई, रुयान, मीटिंग शुरू होने वाली है। रुयान ने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पहले मेरे साथ अंदर चलो, और फिर वापस मुड़ गई। मैं कुछ देर वही खड़ा रहा, फिर उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में मुझे पता चला कि उस आदमी का नाम शाओ छुआन था और वो रुयान के बेहद करीब था। मैं कई बार रुयान से अकेले बात करने की कोशिश करता, लेकिन शाओ छुआन हर बार बीच में आ जाता। आखिर जब हम मीटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचे तो उसने मेरी तरफ देखा और अचानक स्पेनिश में कुछ कहा। रुयान ने भी स्पेनिश में जवाब दिया। दोनों को लगा कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 5 साल पहले सिर्फ रुयान के करीब आने के लिए मैंने चोरी छिपे स्पेनिश सीख ली थी। उनकी बातों का मतलब था, क्या ये वही आदमी है जिससे तुमने शादी की थी? हाँ, लेकिन अब ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये शब्द सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मीटिंग रूम में जाने से पहले रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी मीटिंग है, तुम यही इंतजार करो। उसका व्यवहार किसी पति से नहीं बल्कि किसी अजनबी से था। मैं नीचे झुककर अपने हाथों में पड़े मुरझाते हुए गुलाबों को देखने लगा। वे गुलाब बिल्कुल मेरे और उसके रिश्ते जैसे थे। एक तरफा प्यार जो 5 साल तक जिंदा रहा, लेकिन आखिर में खालीपन के अलावा कुछ नहीं मिला। मैंने बारिश की बूंदें अपने चेहरे से पोंछी और वो गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया। मेरा मन उसी वक्त चीन लौटने का था, लेकिन मैंने सोचा कम से कम उससे सच्चाई तो पूछ लूं। मुझे नहीं पता था कि इस इंतजार में पूरे 2 घंटे लग जाएंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं लियू रुयन के साथ उसके इंग्लैंड वाले घर गया। यह रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया एक सिंगल अपार्टमेंट था। कमरा एकदम साफ सुथरा था, हर चीज करीने से रखी हुई थी। लियू रुयन मेरे लिए नई चप्पलों की एक जोड़ी लेकर आई। जैसे ही मैं उन्हें पहनने वाला था, मेरी नजर जूता रैक के पास रखी दूसरी पुरुषों की चप्पलों पर पड़ी। उनका डिजाइन बिल्कुल उसी सेट का था जिसकी महिलाओं वाली चप्पलें लियू रुयन पहन रही थी। मैंने तुम्हारे लिए नए टॉयलेटरीज ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं, उसने कहा। थोड़ी देर आराम कर लो। फिर उसने पूछा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, है ना? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूं। मैंने सिर हिला दिया। वो हमेशा मुझसे इतनी शालीनता और दूरी के साथ बात करती थी। उसकी ये विनम्रता भी हमारे बीच एक दीवार जैसी लगती थी। लंबी फ्लाइट ने मुझे थका दिया था। मैं लिविंग रूम के सोफे पर टिक गया। तभी मेरी नजर कॉफी टेबल पर पड़े उसके फोन पर चली गई। स्क्रीन अचानक जगमगा उठी। फोन मेरे बिल्कुल पास था, इसलिए मैं साफ देख सका कि मैसेज भेजने वाले का नाम ज़्याओ चुन था। 5 साल की शादी में मैंने कभी उसका फोन नहीं देखा था, लेकिन उस पल जाने क्या हुआ, मैंने फोन उठा लिया। मैसेज में लिखा था, अगर तुम पहले ही मेरे पास आने का फैसला कर लेती तो आज तुम्हारे बगल में बैठा इंसान शायद मैं होता। इन शब्दों को देखते ही मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि शाओ चुन वही इंसान था जिसे लियू रुयन कभी प्यार करती थी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन बंद हो गई, लेकिन फिर मेरी नजर उसके वॉलपेपर पर पड़ी। वो शाओ चुन की ग्रेजुएशन गाउन पहने हुए एक तस्वीर थी। मेरी पत्नी के फोन का वॉलपेपर 5 साल तक उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीर रहा था। उस पल मुझे पहली बार पूरी तरह समझ आया कि लियू रुयन की दुनिया में मेरी हैसियत कितनी छोटी थी। रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने फोन वापस वही रख दिया और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। फिर मैं रसोई की ओर चला गया। लियू रुयन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, उसने बस चॉपस्टिक्स मेरी ओर बढ़ा दी। अगर स्वाद अच्छा न लगे तो जबरदस्ती मत खाना। मैंने चॉपस्टिक्स ले ली और धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे सच सच बता सकती हो कि तुम्हारे और शाओ चुन के बीच क्या रिश्ता था? लियू रुयन ने शांत स्वर में जवाब दिया, शाओ चुन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। हम 8 साल तक साथ थे, लगभग शादी भी होने वाली थी, लेकिन बाद में हमारे सपने और लक्ष्य अलग हो गए। वो विदेश में अपना करियर बनाना चाहता था
और मैंने चीन में रहने का फैसला किया। उसकी आवाज सामान्य लग रही थी, लेकिन मैं उसमें छिपी हल्की कंपन साफ महसूस कर सकता था। मैंने सिर झुकाकर नूडल्स खाते हुए फिर पूछा, बस इतना ही? कुछ पल की चुप्पी छा गई, लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात काफी हो चुकी थी। हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमेशा की तरह अलग अलग किनारों पर। अचानक लियू रुयन ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। चीन में रहते हुए एक ही बिस्तर पर सोने के बावजूद वो हमेशा मेरे स्पर्श से बचती थी। यह पहली बार था जब उसने खुद मेरा हाथ थामा था। मैंने सोचा शायद अब वो उस दिन की सारी बातें समझाएगी, लेकिन उसने कहा, मो, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यही बसने वाली हूं। मेरे हाथ एकदम ठंडे पड़ गए। 1 साल पहले जब वो इंग्लैंड आई थी, तब उसने कहा था कि यह बस एक छोटा सा बिजनेस ट्रिप है। फिर वो एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते तक बढ़ता गया। मैं चीन में रहकर उसके माता पिता की देखभाल करता रहा, हमेशा ये सोचते हुए कि एक दिन वो वापस लौट आएगी। लेकिन अब वो बेहद शांत स्वर में मुझे बता रही थी कि वो हमेशा के लिए यही रहना चाहती है। मैं जानता था कि वो मेरे लिए नहीं रुक रही, और उस पल मुझमें उसे रोकने की ताकत भी नहीं बची थी। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, बस यहां बहुत बारिश होती है, अपना ख्याल रखना। मेरे इतने आसानी से मान जाने पर वो शायद हैरान रह गई। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। धन्यवाद, मो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैं पहले ही अपना अंतिम फैसला कर चुका था। मैं अकेला ही वापस जाने वाला था। और सच तो यह था, मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि मुझे बारिश से बेहद नफरत है। जैसे जैसे रात गहराती गई, लियू रुयन का फोन बार बार वाइब्रेट होने लगा। मुझे पता था कि ये मैसेज शाओ चुन के ही होंगे। कुछ देर बाद लियू रुयन धीरे से बिस्तर से उठी और धीमी आवाज में मुझसे बोली। बारिश और तूफान वाली रात में शाओ चुन ने अपनी एक्स वाइफ को उसे धोखा देते हुए देखा था, इसलिए उसे अब गरज और बिजली से बहुत डर लगता है। मुझे उसके पास जाना होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। शायद वो मुझे तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सोने का नाटक करता रहा। हालांकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि इस बार मैं उसका इंतजार नहीं करने वाला। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर से उठ बैठा। मैंने 4 हो चुका फोन उठाया और सुबह 4 बजे की चीन लौटने वाली सबसे पहली फ्लाइट बुक कर ली। फिर मैंने अपना बैकपैक खोला और उसमें से 5 खूबसूरती से पैक किए हुए गिफ्ट बॉक्स निकाले। हर बॉक्स पर एक खास तारीख लिखी हुई थी। मैंने उन्हें बड़े करीने से मेज पर सजा दिया। इसके बाद मैंने लियू रुयन को स्पेनिश में एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग पूरी होते ही मैंने उसे भेज दिया। 10 घंटे बाद विमान बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर चुका था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। लंबी उड़ान की थकान नहीं थी, बस आंखों में एक अजीब सी निस्तेज शांति थी। खिड़की के बाहर मार्च का बीजिंग दिखाई दे रहा था। धूसर आसमान बिल्कुल एडिनबर्ग की उस अंतहीन बारिश जैसा लग रहा था, जो सीने पर भारी पत्थर की तरह दबाव डालती थी और सांस लेना तक मुश्किल बना देती थी। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर विमान में चढ़ने से पहले ही मैंने अपना फोन बंद कर दिया था। अब उसकी काली स्क्रीन में मेरी ही परछाई दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और ठुड्डी पर उगी बेतरतीब दाढ़ी। 13 साल, पूरे 13 साल। 8 साल तक पागलों की तरह किसी का पीछा करना और 5 साल सिर्फ नाम की शादी निभाना। मेरी पूरी जवानी, मेरा पूरा जुनून, सब कुछ लियू रुयन पर खर्च हो गया। और आखिर में मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। मैं सिर्फ खालीपन और टूटन लेकर रह गया। सामान निकालते समय एक यात्री गलती से मुझसे टकरा गया। वो घबराकर बार बार माफी मांगने लगा। मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। मेरी आवाज इतनी बैठ चुकी थी जैसे रेत से रगड़ दी गई हो। काफी कोशिश के बाद मेरे मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, कोई बात नहीं। मैं उठा और ऊपर बने लगेज कंपार्टमेंट को खोला। अंदर सिर्फ कुछ साधारण कपड़े थे और कुछ नहीं। जब मैं इंग्लैंड गया था तब मेरा सूटकेस भरा हुआ था। उसमें लियू रुयन की 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट था। वो जर्मनी में बने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जिन्हें वो लंबे समय से चाहती थी। उसकी पसंदीदा चीनी मिठाइयां थी। उसके माता पिता के लिए स्थानीय स्पेशलिटी सामान भी था। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो वे सारी चीजें वही रह गई, उन लाल गुलाबों की तरह जिन्हें मैं उसे देना चाहता था। बारिश में भीगकर मुरझा चुके वे गुलाब आखिरकार कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे। और उनके साथ ही मेरे 13 साल पुराने प्यार की आखिरी उम्मीद भी उस बरसाती शहर में हमेशा के लिए दफन हो गई थी। मेरे अपने परिवार की तरह मैं उस इंसान को खो चुका था जिसने 13 साल तक लियू रुयान से प्यार किया था। एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी के हाथ में अपने प्रियजनों को लेने के लिए नाम वाली तख्तियां थी। कोई उच्च कुचक कर भीड़ में किसी को ढूंढ रहा था। बरसों बाद मिले दोस्त मुस्कुराते हुए गले लग रहे थे। बच्चे खुशी से हंस रहे थे और रिश्तेदार एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। चारों ओर शोरगुल और रौनक से भरा जीवंत माहौल था। लेकिन इस सारी चहल पहल का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं दुनिया से भटकी हुई एक आत्मा की तरह भारी कदमों से चलता हुआ धीरे धीरे भीड़ में खोता जा रहा था। यहां तक कि मेरी परछाई तक अकेलेपन और वीरानी से भरी लग रही थी। एक सुनसान कोने में पहुंचकर मैंने आखिरकार अपना फोन चालू किया। अगले ही पल अनगिनत मिस्ड कॉल और संदेशों की बाढ़ आ गई। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था और मेरी हथेलियां तक सुन्न होने लगी। वे सभी लियू रुयान के थे। मेरे विमान में बैठने से लेकर उतरने तक के सिर्फ कुछ घंटों में उसने 37 बार कॉल की थी और लगभग 100 संदेश भेजे थे। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर कुछ पल के लिए ठहर गई, लेकिन मैंने कॉल लॉग तक नहीं खोला। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी भावनात्मक हलचल के उस नंबर को, जिसे मैं जुबानी याद रखता था, सीधे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया।
इसके बाद वीचैट की चैट विंडो में उसके संदेश एक एक करके ऊपर आते रहे। शुरुआत में उसने पूछा था, तुम कहाँ चले गए? मैंने गिफ्ट बॉक्स देख लिया है, इसका क्या मतलब है? फिर घबराहट भरे संदेश आए, आमो, मेरे मैसेज का जवाब दो, मत जाओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। और आखिर में वो विनम्रता जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। आमो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज वापस आ जाओ। मैं गलत थी। ये 3 शब्द मेरी आंखों में चुभने लगे। अचानक मेरे होठों पर एक हल्की हंसी आ गई, एक ऐसी हंसी जिसमें खुद पर व्यंग्य, जिद और गहरा दुख मिला हुआ था। मैं गलत थी? लियू रुयान कहाँ गलत थी? उसने तो बस मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। वो कभी गलत नहीं थी। असल में वो पूरे आराम से मेरे 13 सालों के अटूट समर्पण का आनंद लेती रही, जबकि अपना सारा प्यार, स्नेह और कोमलता किसी दूसरे आदमी पर लुटाती रही। मैंने सेटिंग्स खोली, उसकी परिचित प्रोफाइल फोटो ढूंढी और डिलीट कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही पुष्टि वाला पॉपअप सामने आया, मैंने तुरंत कन्फर्म दबा दिया। 13 साल का जुनून उसी पल मेरे अपने हाथों से पूरी तरह खत्म हो गया। टर्मिनल से बाहर निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि मार्च का बीजिंग अब भी देर से खत्म हो रही सर्दियों की ठंड समेटे हुए था। ठंडी हवा चेहरे पर चाकू की धार की तरह लग रही थी। मैंने एक टैक्सी रोकी और उसे उस घर का पता बताया जहां मैं और लियू रुयान पिछले 5 सालों से साथ रहते थे। वो घर मैंने खुद डिजाइन किया था। उस समय उसे एक परफेक्ट घर देने के लिए मैंने न जाने कितनी रातें जागकर नक्शों में बदलाव किए थे और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया था। घर का हर कोना उसकी पसंद और आदतों के हिसाब से बनाया गया था। उसे साफ सफाई का अत्यधिक जुनून था, इसलिए पूरे घर में सबसे उच्च गुणवत्ता वाली, कीटाणुरहित और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री इस्तेमाल की गई थी। यहां तक कि दरारों और कोनों को भी खास तरीके से बनाया गया था ताकि उनमें धूल जमा ना हो सके। वो कई वर्षों से सर्जरी कर रही थी और उसकी कमर में भी समस्या रहती थी, इसलिए रसोई का काउंटर और बाथरूम का वॉश बेसिन उसकी लंबाई के अनुसार विशेष रूप से बनवाया गया था। लिविंग रूम की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां उस अस्पताल की दिशा में थी जहां वो काम करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी यूं ही कहा था कि उसे सूर्यास्त देखना पसंद है। लेकिन पिछले 5 सालों में उसने इस घर में कुल मिलाकर 1 साल से भी कम समय बिताया था। वो हमेशा अस्पताल में ओवरटाइम करती रहती, हमेशा किसी न किसी सर्जरी में व्यस्त रहती और हमेशा किसी अकादमिक सम्मेलन में शामिल होती रहती। यहां तक कि जब वो घर आती भी थी तब भी उसके व्यवहार में एक शिष्ट लेकिन ठंडी दूरी बनी रहती। ऐसा लगता था जैसे हमारे बीच कोई अदृश्य कांच की दीवार खड़ी हो। वो एक साधारण गले लगाने या छू लेने में भी बेहद कंजूसी करती थी। मैं अपार्टमेंट के नीचे पहुंचा, टैक्सी का किराया चुकाया और उतरकर उस परिचित इमारत की ओर देखा। 17वीं मंजिल, वही खिड़की जो कभी मेरे लौटने का इंतजार करते हुए रोशनी से जगमगाती रहती थी, वही जगह जिसे मैं अपना अंतिम ठिकाना मानता था, आज पूरी तरह अंधेरी थी। अचानक मुझे सब कुछ बेहद अजनबी लगने लगा। मैं लिफ्ट से ऊपर गया, फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला और क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था, एकदम साफ सुथरा, हर चीज करीने से सजी हुई, हर कोना लियू रुयान की आदतों को दर्शाता हुआ। प्रवेश द्वार के जूता रैक में उसके सफेद जूते और हाई हील्स बड़े व्यवस्थित ढंग से रखे हुए थे, जबकि मेरी चप्पलें एक कोने में बेचारगी से ठूंसी हुई थी, मानो वे इस घर में बेमेल और अनावश्यक सजावट भर हों। मैंने जूते बदले, लिविंग रूम में गया, अपना बैग सोफे पर फेंका और नरम कुशन में धंसते हुए आंखें बंद कर ली। लंबी उड़ान की थकान, 13 सालों की शिकायतें, नाराजगी, टूटा हुआ दिल, उस पल बांध टूटने के बाद उठी बाढ़ की तरह सब कुछ एक साथ मुझ पर टूट पड़ा। मेरे मन में था कि मैं रो पड़ूंगा, लेकिन मेरी आंखें सूखी और दर्द से भरी थी। एक भी आंसू बाहर नहीं निकल पाया। शायद यही टूटे हुए दिल का सबसे गहरा दर्द होता है। पता नहीं मैं अंधेरे में कितनी देर तक यूं ही बैठा रहा। खिड़की के बाहर शहर की नियन लाइटें जल चुकी थी और फिर धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी, एक बार, फिर दूसरी बार। आवाज में झिझक और संकोच था। मैं ठिठक गया, लेकिन हिला नहीं। इतनी रात गए मुझे कौन ढूंढने आ सकता था, मैं सोच भी नहीं पा रहा था। कुछ और बार घंटी बजी, फिर दरवाजे के बाहर से एक कोमल स्त्री स्वर सुनाई दिया। उसकी आवाज पंख की तरह हल्की थी, लेकिन सीधे मेरे दिल पर आकर ठहर गई। आमो, क्या तुम घर पर हो? वो आवाज जानी पहचानी भी थी और अजनबी भी। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उठकर दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। दरवाजे के बाहर सु छिंग्यान खड़ी थी। उसने हल्के बेज रंग का कश्मीरी कोट पहन रखा था और हाथ में एक थर्मस था। हवा से उसके लंबे काले बाल थोड़े बिखर गए थे और ठंड की वजह से उसके गोरे गाल हल्के लाल हो रहे थे। मुझे देखते ही उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल फिर फीकी पड़ गई। उन आंखों में छिपा दर्द किसी से भी छिप नहीं सकता था। छिंग्यान, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज अभी भी भारी और भर्राई हुई थी, जिसमें अनजाने में थोड़ी बेचैनी भी घुली हुई थी। सु छिंग्यान मुझे 24 साल से जानती थी। जब हम दोनों एक ही आंगन में दौड़ते खेलते छोटे बच्चे थे, तब से वो हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी और मुझे भैया आमू कहकर बुलाती थी। उसने मुझे एक जोशीले और बेफिक्र लड़के से आज के इस टूटे हुए, थके हुए इंसान में बदलते देखा था। उसे देखकर उसका दिल मानो सुइयों से चुभ रहा हो। इतना दर्द होता था कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता था। मैं कई दिनों से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसने धीरे से कहा, अंकंटी ने बस इतना बताया कि तुम इंग्लैंड गए हो। उसकी आवाज बेहद नरम थी, जैसे वो डर रही हो कि कहीं मुझे और चोट न पहुंचा दे।
मुझे लगा आज तुम लौट आओगे, इसलिए मैं हर दिन यहां आकर तुम्हारा इंतजार करती रही। उसने हाथ में पकड़ा थर्मस थोड़ा ऊपर उठाया। मैंने बाजरे की खिचड़ी बनाई है, तुम्हारा पेट हमेशा से कमजोर रहा है, इतनी लंबी फ्लाइट में शायद तुमने ठीक से कुछ खाया भी नहीं होगा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। वो मुस्कान वसंत की हवा जैसी कोमल थी। मैं उसे देखता रहा और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल के उस लंबे समय से जमे हुए बंजर मैदान में एक दरार पड़ गई है। उस दरार से हल्की सी गर्माहट धीरे धीरे भीतर उतरने लगी। पिछले 5 सालों में मैं पूरी तरह लियू रुयान के लिए जीता रहा था। उसकी पसंद के लिए मैंने अपनी पहचान छिपा ली, अपनी चमक दबा दी और लगभग अपने पुराने सभी दोस्तों और रिश्तों से दूरी बना ली। लेकिन सू छिंगयान, वो हमेशा बनी रही। हर त्योहार पर वो मुझे शुभकामनाएं भेजती, कभी कभी मेरी पसंद की कोई चीज या छोटा सा उपहार भी भेज देती, और मैं अक्सर बस औपचारिक सा जवाब दे देता। कई बार तो उसके संदेशों का उत्तर भी नहीं देता था। फिर भी वो कभी दूर नहीं हुई। मैं एक तरफ हट गया और उसे अंदर आने दिया। सू छिंगयान परिचित अंदाज में सीधे डाइनिंग रूम में चली गई। उसने थर्मस खोला, गर्म बाजरे की खिचड़ी एक कटोरे में निकाली और साथ लाए कुछ हल्के व्यंजन मेरे सामने रख दिए। जल्दी खा लो, गर्म है, पेट को आराम मिलेगा। मैं मेज पर बैठ गया। कटोरे से उठती भाप को देखते ही अचानक इंग्लैंड वाले अपार्टमेंट की वो रात याद आ गई। उस रात लियू रुयान ने भी मेरे लिए नूडल्स बनाए थे, लेकिन वे नूडल्स कड़वे और ठंडे लगे थे, जबकि मेरे सामने रखा ये साधारण सा खिचड़ी का कटोरा मेरी नाक में हल्की जलन पैदा कर रहा था और आंखों को नम कर देने के लिए काफी था। मैंने चम्मच उठाया और धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगा। गर्म खिचड़ी मेरे पेट में उतरती गई और पूरे शरीर में गर्माहट फैलने लगी। शरीर की ठंडक धीरे धीरे गायब हो रही थी और मेरे दिल पर जमी मोटी बर्फ की परत भी पिघलने लगी। सू छिंगयान सामने बैठी चुपचाप मुझे देखती रही। उसने इंग्लैंड में क्या हुआ ये नहीं पूछा। उसने मेरे और लियू रुयान के रिश्ते का अंत कैसे हुआ ये जानने की भी कोशिश नहीं की। वो बस खामोशी से मेरा साथ देती रही, क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं बाहर से भले ही शांत और सौम्य दिखता था, लेकिन भीतर से बेहद जिद्दी था। जो बातें मैं नहीं कहना चाहता था उन्हें पूछने का कोई मतलब नहीं था। इस समय मुझे सवालों और दिलासा देने वाले शब्दों की नहीं, बस किसी के शांत साथ की जरूरत थी। एक कटोरा खिचड़ी खत्म करने के बाद मैंने चम्मच नीचे रखा, सिर उठाया और धीरे से कहा, धन्यवाद छिंगयान। सू छिंगयान मुस्कुराई और बर्तन समेटते हुए बोली, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? हम तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वो कुछ पल रुकी, लेकिन आखिर खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, मगर हर शब्द दिल से निकला था। आमो, जो लोग तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हैं, उनके लिए खुद को और मत सताओ। मेरी उंगलियां हल्का सा रुक गई। कुछ क्षण की खामोशी के बाद मैंने धीरे से सिर हिला दिया। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें पहले कभी न महसूस हुई दृढ़ता थी। मैं जानता हूं, 13 साल काफी है। मैं अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सू छिंगयान ने अविश्वास भरी नजरों से मेरी ओर देखा। वो इन शब्दों का 5 पूरे सालों से इंतजार कर रही थी। हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया। मेरी आंखों में छाई मृतसी नीरवता आखिरकार हटने लगी और उसकी जगह उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। मैंने उसे छोड़ दिया था। मैं सचमुच आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था। उसी समय अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर 2 शब्द चमक रहे थे, पापा। उस नाम को देखकर मेरी उंगलियां एक पल के लिए रुक गई। फिर मैंने कॉल रिसीव कर ली। हेलो पापा। फोन के दूसरी तरफ से शेन जिंगशान की स्थिर और प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज में ज्यादा भावनाएं नहीं थी, लेकिन उसके भीतर छिपी चिंता और दर्द को मैं महसूस कर सकता था। आमो, तुम चीन वापस आ गए? जी, अभी अभी पहुंचा हूं। पुराने घर आ जाओ, तुम्हारी मां और मैं यही हैं। शेन जिंगशान का लहजा ऐसा था जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ जरूरी बातें हैं जिन पर मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, और कॉल काट दी। इस बीच सू छिंगयान मेज साफ कर चुकी थी। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, अंकल और आंटी बहुत परेशान होंगे, तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए। मैं यहां थोड़ा सामान समेटकर चली जाऊंगी, चिंता मत करो। मैंने सिर हिलाया, कुछ भी समेटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। मैं उठा, अपना कोट उठाया और बोला, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं है, सू छिंगयान ने मुझे दरवाजे की ओर धकेलते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जल्दी जाओ, अंक आंटी को और इंतजार मत करवाओ। फिर उसने रुककर कहा, और अगर कुछ भी हो तो मुझे कभी भी फोन करना, मेरा नंबर अभी भी याद है ना? आखिरी वाक्य कहते समय उसने जानबूझकर जोर दिया। शायद उसे डर था कि इन सालों में मेरी दुनिया सिर्फ लियू रुयान के इर्द गिर्द घूमती रही और मैं उसका नंबर तक भूल चुका हूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, दिल के भीतर एक गर्माहट धीरे धीरे फैल गई। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, याद है, फिक्र मत करो। सू छिंगयान के जाने के बाद मैं प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा। मैंने आखिरी बार उस घर को देखा, उस घर को जिसमें मेरी 5 साल की शादी और 13 साल का जुनून बसा हुआ था। लेकिन अब मेरे दिल में कोई लगाव नहीं बचा था, कोई पछतावा नहीं, कोई मोह नहीं, सिर्फ राहत, पूरी और सच्ची राहत। मैं मुड़ा, दरवाजा बंद किया और लिफ्ट का बटन दबा दिया। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ठीक वैसे ही जैसे मैं अब कभी उस अतीत की ओर नहीं देखूंगा जिसका नाम था लियू रुयान। शेन परिवार की हवेली बीजिंग के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र के एक शांत और आलीशान विला जोन में स्थित थी।
ये जगह बीजिंग के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवारों के निवास क्षेत्रों में गिनी जाती थी। मैं कार चलाते हुए मुख्य द्वार से अंदर पहुंचा। बटलर पहले से ही दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने सम्मानपूर्वक कार का दरवाजा खोला। यंग मास्टर, आप वापस आ गए। मालिक और मालकिन लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया, कार से उतरा और विला के अंदर चला गया। लिविंग रूम में गर्म पीली रोशनी फैली हुई थी। शेन जिंगशान सोफे पर बैठे एक वित्तीय अखबार पढ़ रहे थे और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरी मां लिन वान तुरंत खड़ी हो गई। उनकी आंखें पल भर में लाल हो गई। आमो, तुम आखिरकार वापस आ गए। वो तेजी से मेरी ओर बढ़ी और मेरे चेहरे को छूने लगी। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जरा खुद को देखो, बस कुछ ही दिनों के लिए गए थे, लेकिन इतने दुबले कैसे हो गए? क्या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? मां की आंखों में चिंता देखकर मेरी नाक में हल्की सी जलन हुई। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। मां, मैं ठीक हूं। आप और पापा को चिंता में डालने के लिए माफ कीजिए। तुम मेरे बेटे हो। लिन वान ने मेरी पीठ थपथपाई। उनकी आवाज भर्रा गई थी। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं कैसे चिंता न करूं? उस समय तुमने जिद पकड़ ली थी कि तुम्हें उसी लियू रुयान से शादी करनी है। तुमने अपनी असली पहचान छिपा ली, सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए। हम तुम्हें रोक नहीं सके, लेकिन इन 5 सालों में तुमने कितना कुछ सहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता और मुझे कुछ पता नहीं था? मेरा शरीर हल्का सा सख्त हो गया। मैं हमेशा सोचता था कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह छिपा रखा है, लेकिन शायद माता पिता की नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता। मैं पहली नजर में ही लियू रुयान से प्यार कर बैठा था। उस दिन मैं कार से कहीं जा रहा था। अचानक सड़क पर लोगों की भीड़ जमा दिखाई दी। जिज्ञासा में मैं भी भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा और तभी मैंने उसे देखा। सफेद डॉक्टर कोट पहने हुए वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। वो अपने आसपास फैले खून और टूटे हुए कांच की परवाह किए बिना घायल व्यक्ति को सीपीआर दे रही थी। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ता थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक चमक निकल रही थी। उसी पल मैं पूरी तरह उससे मोहित हो गया था। बाद में मैंने हर जगह उसके बारे में पता किया। तब मुझे मालूम हुआ कि वो सिटी हॉस्पिटल की सबसे युवा सर्जनों में से एक थी। उसकी मेडिकल स्किल्स असाधारण थी और उसका स्वभाव ठंडा तथा अलिप्त था। एक दिन मैंने उसे अपने सहकर्मी से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि उसे अमीर घरों के बिगड़े हुए लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके अनुसार वे लोग सिर्फ अपने परिवार की ताकत के सहारे रौब झाड़ते हैं और खुद में कोई असली काबिलियत नहीं रखते। उसने ये भी कहा था कि वो कभी किसी अमीर परिवार में शादी नहीं करेगी। वो बस एक साधारण और ईमानदार इंसान के साथ सादा जीवन जीना चाहती है। सिर्फ इसी एक वाक्य की वजह से मैंने शेन परिवार के इकलौते वारिस होने की अपनी पहचान छिपा ली। दुनिया के सामने मैंने खुद को सिर्फ एक साधारण आर्किटेक्चरल डिजाइनर बताया। सामान्य वेतन, साधारण अपार्टमेंट और लगभग 2 लाख युआन की एक आम कार। मैंने खुद को ठीक वैसा इंसान बना लिया जैसा लियू रुयान चाहती थी। एक सीधा साधा, ईमानदार और साधारण आदमी। मैंने पूरे 8 साल उसकी बर्फ जैसी ठंडी भावनाओं को पिघलाने में लगा दिए। हालांकि वो हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखती थी। हालांकि उसे सफाई का इतना जुनून था कि वो हाथ पकड़ने तक से बचती थी। फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। हर कोई मुझे समझाता था कि लियू रुयान को मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं पर्याप्त समर्पित रहूं तो एक दिन उसका दिल जरूर पिघल जाएगा। शादी के 5 सालों में मैंने उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखा। उसे सफाई का जुनून था, इसलिए घर का सारा काम मैं करता था। हर दिन उसके घर लौटने से पहले पूरा घर चमकता रहता था। गर्म पानी हमेशा तैयार रहता। मैं उसकी पसंद का खाना बनाता, यहां तक कि बर्तनों को भी पहले अच्छी तरह कीटाणु रहित करता था। जब उसके माता पिता बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए, तब मैं बेटे की तरह उनकी सेवा में लगा रहा, दिन रात उनकी देखभाल की। और जब अस्पताल में उसके साथ अन्याय हुआ, जब उसके सहकर्मियों ने उसे परेशान किया, तब मैंने चुपचाप शेन परिवार के प्रभाव और संबंधों का इस्तेमाल करके उसके लिए रास्ता साफ किया, ताकि वो बिना किसी चिंता के अपने मेडिकल रिसर्च और करियर पर ध्यान दे सके। लेकिन उसे हमेशा यही लगता रहा कि ये सब उसकी किस्मत और उसकी अपनी योग्यता की वजह से हो रहा है। उसके लिए मैंने विदेश में पढ़ाई करने का मौका छोड़ दिया, पारिवारिक व्यवसाय संभालने का अवसर छोड़ दिया, वो जिंदगी छोड़ दी जो मेरी होनी चाहिए थी, और पूरे 13 साल तक बिना किसी पहचान के उसके पीछे खड़ा रहने वाला आदमी बन गया। लेकिन आखिरकार मुझे समझ आ गया, जिस दिल में तुम्हारे लिए प्यार ही न हो, उसे कभी गर्म नहीं किया जा सकता। जिस शादी को मैं सबसे कीमती मानता था, वो उसकी नजरों में सिर्फ एक सुविधाजनक समझौता थी, एक खोखला खोल, दुनिया को दिखाने के लिए बनाया गया एक मुखौटा। बैठो, बात करते हैं। शेन जिंगशान ने अखबार नीचे रख दिया। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज उसमें पहले वाली कठोरता नहीं थी। मैंने मां को छोड़ा और सोफे पर जाकर बैठ गया। इंग्लैंड में जो कुछ हुआ मुझे सब पता है, शेन जिंगशान ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उनकी आवाज में ऐसा दबदबा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मुझे उस शाओ छुआन के बारे में भी सब पता है, और लियू रुयान ने क्या किया ये भी। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। तुम्हें लगा कि तुम अपनी पहचान छिपाकर इंग्लैंड जाओगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? उन्होंने हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी। तुम मेरे बेटे हो, शेन जिंगशान के बेटे। मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर कैसे न रखूं? एडिनबर्ग इंस्टीट्यूट के सामने जब तुम खड़े थे, तब भी मेरे लोग तुम्हारे आसपास मौजूद थे। अगर तुमने मुझे न रोका होता तो मैं बहुत पहले ही लोगों को भेज चुका होता। यह सुनकर मेरा गला भर आया। मैं कुछ बोल नहीं पाया।
मैं हमेशा सोचता था कि पिछले 5 सालों की मेरी तकलीफ और अपमान सिर्फ मैं ही जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता भी ये सब देखते रहे थे और हर बार मेरे साथ दर्द महसूस करते रहे थे। उन्होंने कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मेरी स्वाभिमान को चोट न पहुंचे। पापा, मेरी आवाज भर्रा गई। माफ कीजिए, मैंने आपको निराश किया। निराश? शेन जिंगशान ने मेरी ओर देखा। इस बार उनका स्वर थोड़ा नरम था। तुमने हमें निराश नहीं किया, तुम बस बहुत युवा थे और प्यार ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। हर आदमी अपनी जिंदगी में गलतियां करता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि समय रहते वापस मुड़ जाए। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, उस समय तुमने उसी लड़की से शादी करने की जिद की थी, साधारण जिंदगी जीने की जिद की थी। मैं और तुम्हारी मां तुम्हें रोक सकते थे, लेकिन हमने नहीं रोका, क्योंकि हम चाहते थे कि तुम खुद दीवार से टकराकर लोगों की असलियत पहचानो। अब तुम दीवार से टकरा चुके हो, घायल भी हो चुके हो। जागने का समय आ गया है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं जाग चुका हूं। मेरी आंखों में दृढ़ता देखकर शेन जिंगशान ने संतोष से सिर हिलाया। उनकी आंखों में स्वीकृति की एक झलक दिखाई दी। फिर उन्होंने एक फाइल मेरे सामने सरका दी। अब जबकि तुम जाग चुके हो, तो चलो आगे की बात करते हैं। ये शेन ग्रुप के मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर की जानकारी है। हमारा समूह पिछले 20 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा है। दवा अनुसंधान, मेडिकल उपकरण निर्माण, निजी अस्पताल और हेल्थ इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री चेन हमारे नियंत्रण में है। खुद देख लो इसका पैमाना। मैंने फाइल खोली और मेरी आंखें फैल गई। मुझे सिर्फ इतना पता था कि शेन परिवार रियल एस्टेट और फाइनेंस से अमीर बना था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेडिकल क्षेत्र में उनका प्रभाव इतना विशाल है। देश के शीर्ष निजी अस्पतालों में से लगभग आधे शेन ग्रुप के स्वामित्व में थे। यहां तक कि जिस सिटी हॉस्पिटल में लियू रुयान काम करती थी, वो भी शेन परिवार के सबसे बड़े निवेशकों में से एक के नियंत्रण में था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शेन ग्रुप की सहायक कंपनी युआनजो फार्मास्यूटिकल्स चीन की अग्रणी दवा अनुसंधान कंपनियों में से एक थी। उसके रिसर्च सेंटर पूरी दुनिया में फैले हुए थे। शाओ छुआन की तथाकथित छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स उसके सामने कहीं नहीं ठहरती थी। शेन जिंगशान की आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। लियू रुयान को सबसे ज्यादा किस बात पर गर्व है? उसकी मेडिकल स्किल्स, उसकी अकादमिक प्रतिष्ठा और उसकी सर्जरी की उपलब्धियां। और शाओ छुआन को अपने पारिवारिक व्यवसाय और मेडिकल जगत में अपनी प्रतिष्ठा पर। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उन्हें लगता है कि तुम उनके योग्य नहीं हो, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जिस चीज पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है, वो शेन परिवार की नजर में आखिर कितनी छोटी है। शेन परिवार के सामने वे लोग सिर्फ चींटियां हैं, जिन्हें एक उंगली से कुचल दिया जा सकता है। मेरी उंगलियां हल्के से कांप उठीं। मैंने बदला लेने के बारे में सोचा था, लेकिन 13 साल का रिश्ता, चाहे वो पूरी तरह खत्म ही क्यों न हो गया हो, उसकी कुछ यादें और भावनाएं फिर भी बाकी रह जाती है। इसी वजह से मेरे दिल में थोड़ी सी नरमी अब भी थी। लेकिन पापा की बातें मानो एक चाबी की तरह थी, जिसने मेरे दिल के बंद पड़े दरवाजे को खोल दिया। हाँ, आखिर मुझे ये अन्याय क्यों सहना चाहिए? मैं क्यों देखूं कि वह दोनों आराम से मेरी मेहनत और समर्पण पर पैर रखकर अपनी खुशहाल जिंदगी जीते रहें? आप क्या करना चाहते हैं? मैंने सिर उठाकर पापा से पूछा। बहुत आसान है। शेन जिंगशान सोफे पर पीछे टिक गए। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी। सबसे पहले शाओ छुआन की अकादमिक प्रतिष्ठा बर्बाद कर दो, फिर उसके पारिवारिक व्यवसाय को खत्म कर दो। उसे मेडिकल जगत के चमकते सितारे से ऐसा इंसान बना दो जिसे हर कोई नफरत की नजर से देखे। और जहां तक लियू रुयान की बात है, उसे अपने ऊपर बहुत घमंड है ना? उसे लगता है कि उसकी मेडिकल स्किल्स सबसे श्रेष्ठ है। तो मैं उसे दिखाऊंगा कि आज वो जहां खड़ी है, वहां तक पहुंचने में मेरे बेटे का कितना योगदान है। अगर शेन परिवार का सहारा न होता, तो वो कुछ भी नहीं होती। पास बैठी लिन वान भी बोली। और उस समय जब उसे सिटी हॉस्पिटल में नौकरी मिली थी, जब उसे एसोसिएट चीफ फिजिशियन बनाया गया था, जब उसे इतने सारे राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च प्रोजेक्ट मिले थे, इन सब के पीछे आमो था। तुमने ही चुपचाप हमसे उसकी मदद करने को कहा था। अब समय आ गया है कि जो हमने दिया था, उसे वापस ले लिया जाए। मैं चुप हो गया, क्योंकि यह सब सच था। जब लियू रुयान को एसोसिएट चीफ फिजिशियन के पद पर प्रमोशन मिल रहा था, उसके प्रतिस्पर्धी लगातार उसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। तब मैंने गुप्त रूप से पापा को फोन किया था और उनसे मदद मांगी थी। तभी सारी रुकावटें हटाई गई थी। उसके रिसर्च प्रोजेक्ट भी कई बार अस्वीकार हो चुके थे। तब मैंने शेन परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करके उसके लिए देश की सर्वश्रेष्ठ रिसर्च टीमों में से एक का सहयोग दिलवाया, यहां तक कि उसके आवेदन दस्तावेज भी दोबारा तैयार करवाए। तब जाकर उसे प्रोजेक्ट की फंडिंग मिली थी। लेकिन मैंने उसे कभी ये सब नहीं बताया। मुझे डर था कि अगर उसे सच्चाई पता चल गई, तो वो समझेगी कि मैं अपनी हैसियत दिखा रहा हूं। वो मुझे और भी कम आंकने लगेगी और मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है, मेरे सारे त्याग और चुपचाप किए गए योगदान उसकी नजरों में कुछ भी नहीं थे। जैसे ये सब होना तो स्वाभाविक ही था, जैसे उनकी कोई कीमत ही नहीं थी। पापा, काफी देर की खामोशी के बाद मैंने धीरे से कहा, मैं ये सब खुद संभालना चाहता हूं। अब मेरी आंखों से वो खोया हुआ और बुझा हुआ भाव गायब हो चुका था। उसकी जगह एक तेज चमक आ गई थी। मैं शेन ग्रुप के मेडिकल डिवीजन की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। शेन जिंगशान की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर वो जोर से हंस पड़े। अच्छा, बहुत अच्छा, यही तो मैं पिछले 5 सालों से सुनना चाहता था। शेन परिवार की सारी संपत्ति मूल रूप से तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम इसे संभालना चाहते हो, तो तुम्हारा पिता तुम्हारा पूरा साथ देगा।
लिन वांग की आंखें भी खुशी से भर उठीं। आमो, तुम जो भी करना चाहो, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। आखिरकार उन्हें अपना वही आत्मविश्वासी और चमकता हुआ बेटा वापस दिखाई दे रहा था। एक और बात है, मैंने मेज पर रखी फाइल उठाई। मेरी उंगलियां उस पर लिखे शब्दों पर रुक गई। तलाक समझौता, लियू रुयान के साथ मेरे तलाक की सारी प्रक्रिया। कृपया वकीलों से संभलवा दीजिए। मैं अब उससे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। शेन जिंगशान ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, हम पहले ही देश की सबसे बेहतरीन तलाक वकील टीम को नियुक्त कर चुके हैं। लियू रुयान को संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पिछले 5 सालों में उसने जो कुछ खर्च किया है वो सब शेन परिवार का पैसा था। हमने उससे वो पैसा वापस नहीं मांगा। यही उसके लिए काफी बड़ी रियायत है। उस रात मैं पुराने घर में ही रुका। अपने बचपन के कमरे में लेटा हुआ खिड़की से आती चांदनी को देखता रहा। और बहुत समय बाद मैंने चैन की नींद सोई। न लियू रुयान थी, न कोई जुनून, न कोई बेचैनी, सिर्फ एक ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आखिरकार मुझे अब लियू रुयान के पीछे भागना नहीं था। मैं फिर से शेन मो बन सकता था, शेन परिवार का उत्तराधिकारी, वो व्यक्ति जिसे अपनी रोशनी में चमकना चाहिए था। उधर इंग्लैंड के एडिनबर्ग में लियू रुयान पूरी रात खाली अपार्टमेंट में अकेली बैठी रही। सुबह होने से ठीक पहले वो धीरे धीरे सोफे से उठी, मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी नजर उन 5 गिफ्ट बॉक्सों पर पड़ी। उंगलियां हल्के हल्के कांपने लगी। उसे अचानक बहुत ठंड महसूस हुई। अब उसे सचमुच एहसास हो रहा था कि शेन मो चला गया है, और शायद इस बार हमेशा के लिए। यह एहसास किसी भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर आ गिरा। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। 13 सालों से, चाहे वो उसके साथ कितनी भी ठंडी, दूर या कठोर क्यों न रही हो, शेन मो हमेशा उसके पास मौजूद रहता था। जब भी वो देर रात तक काम करती, चाहे कितनी भी देर हो जाए, घर में हमेशा एक रोशनी उसका इंतजार करती रहती थी, और उसके लिए गर्म खाना तैयार रहता था। जब भी वो लंबी सर्जरी के बाद थककर घर लौटती थी, अक्सर आते ही सो जाती थी, तब शेन मो चुपचाप उसके जूते उतार देता, उसके अकड़े हुए कंधों और गर्दन की मालिश करता, यहां तक कि उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो जाती, ताकि उसकी नींद न टूटे। जब उसके पीरियड्स के दौरान दर्द होता तो वो पहले से ही गुड़ और अदरक की चाय तैयार रखता, गर्म पानी की बोतल भी पास रखता, और पूरी रात उसके बगल में बैठकर उसका ख्याल रखता। वो उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था, उसे किसी राजकुमारी की तरह संभालता था। लेकिन लियू रुयान ने हमेशा ये सब स्वाभाविक समझा। वो उसकी मौजूदगी की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे कभी लगा ही नहीं कि एक दिन वो चला भी सकता है। उसे हमेशा यकीन था कि चाहे वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, शेन मो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वो उसके पीछे खड़े उस सुरक्षित आश्रय की तरह था जो हमेशा वही रहता था, हमेशा उसकी पहुंच में। लेकिन अब वो सुरक्षित ठिकाना गायब हो चुका था। शेन मो चला गया था। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई चीख पुकार नहीं, कोई आरोप नहीं। वो बस चुपचाप उसकी दुनिया से गायब हो गया था। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। लियू रुयान को अपने दिल में एक अजीब खालीपन महसूस हुआ, साथ ही एक भयानक घबराहट। उसने फिर से फोन उठाया और शेन मो को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वही ठंडी सूचना सामने आई, फोन बंद है। वीचैट पर लाल रंग का विस्मयादिबोधक चिन्ह उसकी आंखों में चुभ गया। उसने उसके दोस्तों का संपर्क ढूंढने की कोशिश की, सोचा किसी से पूछे कि शेन मो कहाँ है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ पिछले 5 सालों में वो कभी भी शेन मो की दुनिया का हिस्सा बनी ही नहीं थी। उसके पास उसके किसी दोस्त का नंबर तक नहीं था। वो उसके बारे में बहुत कम जानती थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो एक आर्किटेक्ट है, लेकिन उसने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसके दोस्त कौन है, उसका परिवार कैसा है, उसे इनमें से कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, और शेन मो ने भी कभी जबरदस्ती नहीं बताई। यहां तक कि उसे उसका जन्मदिन तक याद नहीं था। लियू रुयान की नजर डे एक लिखे हुए गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। वो पहले ही उसे खोल चुकी थी। अब उसके हाथ में वही ठंडी धातु की कफलिंग थी। उनकी ठंडक उसकी हथेली में चुभ रही थी। उसे याद आया, पहली शादी की सालगिरह पर जब शेन मो ने ये गिफ्ट उसे दिया था, तब उसकी आंखें कितनी चमक रही थी। लेकिन उस समय वो क्या कर रही थी? वो शाओ छुआन से चैट कर रही थी। शाओ छुआन ने बताया था कि विदेश में उसकी रिसर्च किसी मुश्किल में फंस गई है। वो उसी चिंता में डूबी हुई थी। उसने गिफ्ट बॉक्स की तरफ ठीक से देखा तक नहीं, बस ठंडे स्वर में कह दिया था, ये सब दिखावा है, इसका कोई मतलब नहीं। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उस समय शेन मो के चेहरे पर कैसी अभिव्यक्ति थी। अब पीछे मुड़कर सोचने पर वो कितना निराश हुआ होगा, कितना टूट गया होगा। जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर उसने दूसरा गिफ्ट बॉक्स उठाया, धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक हाथ से बुना हुआ लाल धागा था। उसमें एक छोटा सा हैतियन जेड का सुरक्षा ताबीज बंधा हुआ था। लियू रुयान की आंखें फैल गई। पलक झपकते ही उसकी आंखें लाल हो गई। उसे याद आ गया, ये उनकी शादी का दूसरा साल था। उस समय वो एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में मेडिकल कैंप के लिए गई थी। वहां अचानक भूस्खलन हुआ था। उसकी गाड़ी पहाड़ी ढलान से नीचे पलट गई थी। हालांकि उसे सिर्फ मामूली चोटें आई थी, लेकिन जब यह खबर देश पहुंची, शेन मो लगभग पागल हो गया था। वो रात भर गाड़ी चलाकर वहां पहुंचा और 2 दिन 2 रात तक पहाड़ के नीचे इंतजार करता रहा, जब तक वो सुरक्षित बाहर नहीं आ गई। उसके बाद उसने यही लाल धागा उसकी कलाई पर बांधा था और मुस्कुराते हुए कहा था, मैंने मंदिर में तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। लेकिन उस समय लियू रुयान को लगा था कि इसे पहनकर सर्जरी करना असुविधाजनक है
और सच कहें तो उसे ये थोड़ा भद्दा भी लगा था। 2 दिन बाद उसने इसे उतारकर दराज में फेंक दिया, फिर कभी नहीं पहना। यहां तक कि उसने शेन मो पर गुस्सा भी किया था, उसे अंधविश्वासी कहा था और आरोप लगाया था कि वो उसके काम में बाधा डाल रहा है। उसे लगा था कि यह धागा कब का फेंका जा चुका होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शेन मो ने इसे इतने सालों तक संभाल कर रखा होगा, इतनी सावधानी से, यहां तक कि इंग्लैंड तक अपने साथ लाया होगा और इस गिफ्ट बॉक्स में रख दिया होगा। लियू रुयान लाल धागे को पकड़े हुए थी, उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। धागा बिल्कुल नया जैसा था, उस पर घिसावट का एक भी निशान नहीं था। यह साबित करने के लिए काफी था कि शेन मो ने उसे कितनी सावधानी से सहज कर रखा था, लेकिन उसने उस पर कभी एक नजर डालने की भी हिम्मत नहीं उठाई। उसका दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कसकर जकड़ लिया हो। सीने में घुटन और दर्द की लहर पूरे शरीर में फैल गई। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। लियू रुयान अचानक होश में लौटी। उसने आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, फिर उठकर दरवाजा खोला। बाहर शाओ छुआन खड़ा था, उसके हाथ में नाश्ता था, चेहरे पर हमेशा की तरह कोमल मुस्कान। रुयान, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। कल रात तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। पहले जब भी वो शाओ छुआन को इस तरह मुस्कुराते देखती थी, उसका दिल गर्माहट से भर जाता था, लेकिन आज उसे बिना वजह चिढ़ महसूस हुई। अंदर आ जाओ, उसने एक तरफ हटते हुए कहा। उसकी आवाज में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ ठंडापन था। शाओ छुआन अंदर आया और तुरंत मेज पर रखे 2 खुले हुए गिफ्ट बॉक्सों को देख लिया, साथ ही लियू रुयान के हाथ में पकड़ा लाल धागा भी। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। ये क्या है? शेन मो छोड़ गया है? लियू रुयान ने चुपचाप सिर हिला दिया, फिर बिना कुछ कहे उस लाल धागे को वापस गिफ्ट बॉक्स में रख दिया। रुयान, इतना मत सोचो। शाओ छुआन ने नाश्ता मेज पर रखा और उसके पास आकर उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। शेन मो बस थोड़ा नाराज है, 2-4 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इतने सालों से वो तुम्हारा पीछा करता आया है, वो यूं ही हार नहीं मानेगा। लेकिन लियू रुयान अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गई। शाओ छुआन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी की झलक उभर आई। इतने वर्षों की पहचान में, हालांकि लियू रुयान को सफाई का जुनून था, लेकिन उसने कभी उसके स्पर्श से इस तरह परहेज नहीं किया था। रुयान, क्या हुआ? उसने उलझन भरे स्वर में पूछा। कुछ नहीं, लियू रुयान ने सिर हिलाया और जाकर सोफे पर बैठ गई। बस थोड़ी थकी हुई हूं। शाओ छुआन को देखते ही अचानक उसके मन में उस बरसाती रात की याद उभर आई। उस रात शाओ छुआन ने उससे कहा था कि उसे गरज और बिजली से डर लगता है, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहता है। उसने सोचा था कि शेन मो सो चुका होगा, लेकिन वो जाग रहा था, बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ, उन बहानों को सुन रहा था जिनकी मदद से वो किसी दूसरे आदमी के साथ समय बिताना चाहती थी। उस समय उसके दिल में कितनी निराशा रही होगी। फिर उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर का वह दृश्य याद आया, जहां उसने खुद झुककर शाओ छुआन के भीगे हुए जूते और मोजे उतारे थे। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। और उसी समय शेन मो बारिश में खड़ा था। उसके हाथों में वे गुलाब थे जो वो उसके लिए लाया था, पूरा भीगा हुआ, बिल्कुल किसी बाहरी इंसान की तरह। वो चुपचाप देख रहा था कि जिस कोमलता और प्यार की उसे हमेशा चाहती, वो किसी और को मिल रहा था। यहां तक कि उसने स्पेनिश में उसके सामने कहा था, शेन मो सिर्फ एक उपयुक्त पति है, वो योग्य है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाकर लियू रुयान को समझ आया कि उसने शेन मो को कितनी गहराई तक चोट पहुंचाई थी। रुयान, शाओ छुआन उसके बगल में बैठ गया। अगले हफ्ते बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल समिट है। आयोजकों ने मुझे निमंत्रण भेजा है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हम दोनों मंच पर साथ प्रस्तुति देंगे। तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल करियर के लिए यह बहुत अच्छा मौका होगा। लियू रुयान ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। पहले अकादमिक प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, मेडिकल जगत में सम्मान, यही सब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इन सब के लिए उसने शेन मो की भावनाओं को नजरअंदाज किया, अपनी शादी की बलि चढ़ा दी और शेन मो के त्याग को बिना किसी अपराध बोध के स्वीकार करती रही। वो अपने तथाकथित आदर्शों का पीछा करना चाहती थी, लेकिन अब उसे इन सब में कोई रुचि नहीं बची थी। मैं नहीं जाऊंगी, उसने धीरे से सिर हिला दिया। क्या? शाओ छुआन स्तब्ध रह गया। ये ऐसा अवसर था जिसके लिए न जाने कितने लोग तरसते। मुझे दिलचस्पी नहीं है, लियू रुयान ने सपाट स्वर में कहा। मैं चीन वापस जाना चाहती हूं। मुझे शेन मो को ढूंढना है, मुझे उससे माफी मांगनी है, सब कुछ समझाना है और उसे वापस लाना है। मैं उसे खो नहीं सकती। शाओ छुआन का चेहरा तुरंत बदल गया। चीन वापस? शेन मो के पास वापस? रुयान, भूल मत जाओ कि तुमने इंग्लैंड में रहने और मेरे साथ रहने का फैसला किया था। अब उसके पास लौटने का क्या मतलब है? तुम दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं। मुझे वापस जाकर सब साफ करना होगा। लियू रुयान की आवाज में झुंझलाहट थी। सब साफ करना होगा? शाओ छुआन की आवाज ऊंची हो गई। अब और क्या बचा है कहने के लिए? वो बिना कुछ बोले चला गया। स्पष्ट है कि वो ये शादी जारी नहीं रखना चाहता। अब उसके पीछे जाकर गिड़गिड़ाना सिर्फ खुद को छोटा करना है। तुम इतनी विनम्र कब से हो गई? लियू रुयान ने उसकी ओर देखा और अचानक उसे शाओ छुआन बेहद अजनबी लगा, क्योंकि इतने सालों से वो हमेशा शेन मो के सामने ऊंचे स्थान पर खड़ा रहा था। हमेशा वही था जिसे दुलार और महत्व मिलता था। उसने कभी विनम्र होना सीखा ही नहीं था। लेकिन शेन मो के जाने के बाद
लियू रुयान पहली बार समझ पाई कि बेबसी क्या होती है और किसी के सामने खुद को कितना छोटा महसूस करना पड़ता है। ये मेरा निजी मामला है, वो ठंडे स्वर में बोली। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, अब तुम वापस जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूं। शाओ छुआन ने उसके बेरुखे चेहरे को देखा। उसके भीतर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन आखिरकार उसने खुद को रोक लिया। वो खड़ा हुआ, अपने सूट को ठीक किया और नरम आवाज में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अच्छी तरह सोच लेना, ऐसा कोई फैसला मत लेना जिस पर बाद में पछताना पड़े। ये कहकर वो चला गया। दरवाजा बंद होते ही लियू रुयान अब और खुद को रोक नहीं सकी। वो सोफे पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से डे 3 लिखा हुआ गिफ्ट बॉक्स उठाया, धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक फोटो एल्बम था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसका हाथ वहीं रुक गया। पूरी एल्बम उसकी तस्वीरों से भरी हुई थी। सर्जरी करते समय उसका एकाग्र चेहरा, काम से थककर सोफे पर सो जाने की तस्वीर, पुरस्कार मंच पर उसकी विजयी मुस्कान, खाना खाते समय होठों पर चिपका हुआ चावल का दाना, पीरियड्स के दर्द में बिस्तर पर सिकुड़कर लेटी हुई, खिड़की के बाहर खोई हुई निगाहों से देखते हुए उनकी पहली मुलाकात से लेकर शादी के 5वें साल तक पूरे 13 वर्षों की यादें, उसकी जिंदगी का लगभग हर महत्वपूर्ण पल शेन मो ने चुपचाप कैमरे में कैद किया था। फिर उन्हें सावधानी से इस एल्बम में सहेजा था। हर तस्वीर के नीचे एक छोटा सा नोट भी था, तारीख और उस दिन की उसकी भावना। 15 सितंबर 2013। आज मैंने उसे पहली बार कार दुर्घटना वाली जगह पर देखा। वो घायलों की जान बचाने में लगी थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। शायद उसी क्षण मेरा दिल उसके लिए धड़क उठा। 2 मार्च 2015। आज उसने पहली बार मुझे मुस्कुराकर देखा। हालांकि वो सिर्फ शिष्टाचार वाली मुस्कान थी, फिर भी मैं पूरी रात खुश रहा। 7 अक्टूबर 2018। आज उसने मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। मैंने उस लड़की से शादी कर ली जिससे मैं प्यार करता हूं। मैं पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा। 2019। हमारी पहली शादी की सालगिरह। मैंने उसके लिए कफलिंग खरीदी, उसे पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे और ढूंढूंगा। एक दिन जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे पसंद आए। 2020। वो मेडिकल कैंप में गई थी। वहां भूस्खलन हो गया। मैं बहुत डर गया था। जब तक वो सुरक्षित है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। 2021। मैंने उसके जन्मदिन के लिए गिफ्ट तैयार किया था, लेकिन वो ओवरटाइम कर रही थी और घर नहीं लौटी। केक खराब हो गया। कोई बात नहीं, अगले साल फिर मनाएंगे। 2022। हमारी 5वीं शादी की सालगिरह। वो बिजनेस ट्रिप पर इंग्लैंड चली गई। मुझे उसकी बहुत याद आई। मैं इंग्लैंड जाकर उसे सरप्राइज देना चाहता हूं। और फिर एल्बम का आखिरी नोट, एडिनबर्ग 2023। एक बरसाती रात। वो मुझसे प्यार नहीं करती। 13 साल बाद भी मैं उसका दिल नहीं जीत पाया। मेरा दिल थक चुका है, अब छोड़ देने का समय आ गया है। लियू रुयान एक एक पन्ना पलटती रही। आंसू लगातार गिरते रहे। स्याही धुंधली होती गई और पहली बार उसे एहसास हुआ कि 13 सालों में शेन मो ने उससे कितना गहरा प्यार किया था। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि शेन मो ने 13 सालों तक उससे इतनी गहराई से प्यार किया था। ऐसी जगहों पर जिन्हें वो कभी देख ही नहीं पाई, जिस शादी को वो हमेशा खोखली समझती रही, जिस रिश्ते को वो भावनाहीन मानती रही, वो सब सिर्फ उसकी अपनी गलतफहमी थी। शेन मो ने अपना सारा प्यार कभी शब्दों में नहीं कहा। उसने उसे 13 सालों की छोटी छोटी बातों में छिपा दिया था। लेकिन लियू रुयान ने कभी झुककर उन भावनाओं को देखने की कोशिश ही नहीं की। अब उसे आखिरकार समझ आ गया था। उसने सिर्फ उस आदमी को नहीं खोया था जिसने 13 साल तक उसका पीछा किया। उसने उस इंसान को खो दिया था जिसकी आंखों में सिर्फ वही बसी हुई थी, जो उसे अपनी पूरी दुनिया मानता था और जो बिना किसी शर्त के उससे प्यार करने वाला शायद दुनिया का आखिरी इंसान था। शेन मो के शेन ग्रुप के मेडिकल और हेल्थ केयर डिवीजन का कार्यभार संभालने की खबर ने पूरे बीजिंग के मेडिकल जगत में हड़कंप मचा दिया। यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होने लगी। हर कोई जानता था कि शेन ग्रुप का इकलौता उत्तराधिकारी 5 सालों से गायब था। वो एक साधारण इंसान की तरह जीवन जी रहा था, लेकिन अब वो अचानक वापस लौट आया था और आते ही समूह के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक की कमान संभाली थी। स्पष्ट था कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। कंपनी में अपने पहले ही दिन शेन मो ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। वो एक विशेष रूप से तैयार किए गए महंगे सूट में कॉन्फ्रेंस रूम के शीर्ष स्थान पर बैठा था। उसकी आंखें तेज थी, सोच स्पष्ट थी। वो विभागों की रिपोर्ट ध्यान से सुन रहा था और जो प्रश्न पूछ रहा था वे इतने सटीक थे कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति है जो 5 सालों से पारिवारिक व्यवसाय से दूर था। शुरुआत में कई अधिकारी सोच रहे थे कि युवा मालिक सिर्फ औपचारिकता निभाने आया है, लेकिन बैठक खत्म होते होते सबकी राय बदल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि चेयरमैन शेन का बेटा कभी भी कोई बिगड़ा हुआ अमीर लड़का नहीं था। वो सिर्फ प्यार में अंधा हो गया था और अब जब वो जाग चुका था तो उसकी असली क्षमता सामने आने लगी थी। बैठक खत्म होने के बाद शेन मो ने मुख्य जोखिम अधिकारी और कानूनी विभाग के निदेशक को अपने कार्यालय में बुलाया। मुझे शाओ छुआन और उसके पीछे मौजूद छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल ग्रुप की पूरी जानकारी चाहिए, जितनी विस्तृत हो सके। वो अपनी मेज के पीछे बैठा उंगलियों से हल्के हल्के टेबल थपथपा रहा था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। खास तौर पर उनके सारे काले कारनामे, अकादमिक धोखाधड़ी, व्यावसायिक अनियमितताएं,
वित्तीय समस्याएं। मुझे सब कुछ चाहिए। 3 दिन काफी होंगे सर, मुख्य जोखिम अधिकारी ने तुरंत पूछा। फिर बिना इंतजार किए बोला, असल में चेयरमैन शेन पहले ही आदेश दे चुके थे। हम जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं। लगभग सब तैयार है। मैं अभी लेकर आता हूं। शेन मो ने बस सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वो कोई संत नहीं था। शाओ छुआन और लियू रुयान ने जो अपमान और दर्द उसे दिया था, उसे वो यूं ही जाने नहीं देने वाला था। वो उन्हें दिखाना चाहता था कि ताकत का असली मतलब क्या होता है, और ये भी कि कुछ लोगों को चुनौती देने की कीमत कितनी भारी पड़ती है। जल्द ही दस्तावेजों का एक मोटा ढेर उसकी मेज पर रखा गया। शेन मो एक एक पन्ना पलटने लगा। धीरे धीरे उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। शाओ छुआन, छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स का उत्तराधिकारी। एडिनबर्ग मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्चर की उसकी प्रतिष्ठित नौकरी भी मुख्यतः उसके परिवार के प्रभाव की वजह से मिली थी। बाहर से वो खुद को मेडिकल प्रतिभा के रूप में प्रस्तुत करता था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित उसके कई शोध पत्रों में गंभीर गड़बड़ियां थी। कई प्रयोगों के परिणाम दोबारा दोहराए ही नहीं जा सकते थे। कुछ शोधों में तो दूसरे लोगों के काम की नकल तक की गई थी। व्यापारिक क्षेत्र में स्थिति और भी बदतर थी। छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स की कई प्रमुख दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल डेटा में हेरफेर किया गया था। नियामक अधिकारियों को रिश्वत देकर बाजार की अनुमति प्राप्त की गई थी। कंपनी टैक्स चोरी करती थी, वित्तीय रिकॉर्ड में धोखाधड़ी करती थी, राजस्व आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती थी और शेयर बाजार से अवैध लाभ कमाती थी। कुछ दवाओं के कारण मरीजों में गंभीर दुष्प्रभाव भी हुए थे, लेकिन उन मामलों को पैसे देकर दबा दिया गया था। इनमें से हर एक दस्तावेज ऐसा सबूत था जो शाओ छुआन की प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट कर सकता था और उसे जेल तक पहुंचा सकता था। शेन मो ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ फाइल बंद कर दी। लियू रुयान ने ऐसे इंसान को खजाना समझ रखा है। उसने कानूनी निदेशक की ओर देखते हुए कहा, पहला कदम, उसके शोध पत्रों में मौजूद धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत प्रमुख मेडिकल जर्नलों के संपादकीय कार्यालयों को भेजो, साथ ही एडिनबर्ग मेडिकल इंस्टीट्यूट की एथिक्स कमेटी को भी, और एक ही समय पर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल फोरम और अकादमिक प्लेटफॉर्म्स पर गुमनाम रूप से उजागर कर दो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चाहता हूं कि एक रात के भीतर तथाकथित मेडिकल जीनियस की छवि टूट जाए और पूरी दुनिया उसे अकादमिक धोखेबाज के रूप में जाने। कानूनी निदेशक तुरंत खड़ा हो गया। जी मिस्टर शेन, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। दूसरा कदम, शेन मो ने अगला दस्तावेज खोला। टैक्स चोरी और नकली क्लिनिकल डेटा के सारे सबूत चीन और ब्रिटेन के संबंधित विभागों को सौंप दो। साथ ही हमारे यूरोपीय साझेदारों को सक्रिय करो। वे छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स के शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन ले, सप्लाई चेन काट दें और हर प्रकार का व्यावसायिक सहयोग समाप्त कर दें। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं बची थी, क्योंकि इस बार शेन मो सिर्फ घायल प्रेमी नहीं था, वो शेन परिवार का उत्तराधिकारी था। शेन मो का स्वर अब भी शांत था, लेकिन उसके हर शब्द में गरजते हुए बादलों जैसी ताकत छिपी थी। मैं चाहता हूं कि 1 महीने के भीतर छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स पूरी तरह दिवालिया हो जाए और उसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाए। तीसरा कदम, पता लगाओ कि छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स ने किन अधिकारियों को रिश्वत दी थी। यूरोपीय बाजार में प्रवेश पाने के लिए उन्होंने कौन कौन से अवैध रास्ते इस्तेमाल किए। सारे सबूत संबंधित विभागों को सौंप दिए जाए। शेन मो की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैं चाहता हूं कि शाओ छुआन और उसके पीछे खड़ा पूरा शाओ परिवार फिर कभी खड़े होने का मौका न पाए। सारी व्यवस्था करने के बाद कानूनी निदेशक और जोखिम नियंत्रण अधिकारी तुरंत बाहर निकल गए। कार्यालय में सिर्फ शेन मो अकेला रह गया। वो उठकर फर्श से छत तक बनी विशाल कांच की खिड़की के सामने आ खड़ा हुआ। नीचे व्यस्त शहर की सड़कें दिखाई दे रही थी, गाड़ियों की अंतहीन कतारें। उसकी गहरी निगाहें दूर कहीं खोई हुई थी। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, सु छिंगयान। आमो, काम खत्म हुआ? फोन के दूसरी तरफ से सु छिंगयान की कोमल आवाज आई। मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूं, तुम्हारे लिए दोपहर का खाना लाई हूं। अगर व्यस्त हो तो मैं ऊपर आ जाऊं? शेन मो के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसकी आंखों की ठंडक पल भर में गायब हो गई। नहीं, मैं खुद नीचे आता हूं। फोन रखने के बाद वो सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गया। कंपनी की लॉबी में सु छिंगयान खड़ी थी। उसने सफेद रंग का सलीकेदार सूट पहन रखा था। हाथ में लंच बॉक्स था। उसके लंबे बाल बंधे हुए थे। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक सौम्य और बुद्धिमान आभा निकल रही थी। जैसे ही उसने शेन मो को देखा, वो मुस्कुराई और हाथ हिलाया। शेन मो तेजी से उसके पास पहुंचा और उसके हाथ से लंच बॉक्स ले लिया। अचानक यहां कैसे आ गई? सु छिंगयान मुस्कुरा दी। आंटी ने बताया था कि आज कंपनी में तुम्हारा पहला दिन है। मुझे पता था कि तुम काम में इतने व्यस्त हो जाओगे कि खाना खाना भूल जाओगे। संयोग से मेरा भी काम पास में था, तो मैं तुम्हारे लिए घर का बना खाना ले आई। सब तुम्हारी बचपन वाली पसंदीदा चीजें हैं। दोनों साथ में लिफ्ट से ऊपर गए। सीईओ कार्यालय पहुंचकर सु छिंगयान ने एक एक करके डिब्बे खोले। 4 व्यंजन और 1 सूप। सब कुछ शेन मो की पसंद का था। खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। चखो, देखते हैं मेरी कुकिंग खराब तो नहीं हो गई। शेन मो ने चॉपस्टिक उठाई, एक निवाला मुंह में रखा। परिचित स्वाद उसके मुंह में घुल गया और उसके दिल तक गर्माहट पहुंच गई। बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल बचपन जैसा। सु छिंगयान की आंखें मुस्कुराहट से भर गई। अगर अच्छा है तो ज्यादा खाओ। पिछले कुछ दिनों में तुम काफी दुबले हो गए हो। अगर ठीक से नहीं खाओगे तो आंटी फिर परेशान होंगी।
कुछ पल रुककर उसने धीरे से पूछा, कंपनी में सब कैसा चल रहा है? अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। पापा ने कहा है कि सु परिवार हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। सु परिवार बीजिंग के पुराने और प्रतिष्ठित वित्तीय परिवारों में से एक था और वर्षों से शेन परिवार का घनिष्ठ मित्र भी। उनका मुख्य व्यवसाय निवेश था। वित्तीय शक्ति बेहद मजबूत थी। जहां तक सु छिंगयान की बात थी, वो वॉल स्ट्रीट से लौटा हुआ एक शीर्ष निवेश विशेषज्ञ था। उसकी क्षमता पर किसी को संदेह नहीं था। शेन मो ने उसकी ओर देखा। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद छिंगयान, फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। इतनी औपचारिकता क्यों? सु छिंगयान मुस्कुराई और उसके सामने सूप का कटोरा रख दिया। पहले खाना खत्म करो, ठंडा हो जाएगा। शेन मो को एक एक कौर खाते हुए देखकर सु छिंगयान के दिल में संतोष भी था और दर्द भी। उसे आखिरकार वो पुराना आत्मविश्वासी शेन मो वापस दिखाई दे रहा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके दिल का घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं है। कुछ घाव समय लेते हैं। वो उसकी चोटों को मिटा नहीं सकता था, लेकिन वो उसके साथ खड़ा रह सकता था। धीरे धीरे उन्हें भरने में मदद कर सकता था। उसी समय इंग्लैंड के एडिनबर्ग में एक भयंकर तूफान उठ चुका था। सबसे पहले फूटा अकादमिक धोखाधड़ी का घोटाला। शेन परिवार की टीम ने शाओ छुआन के खिलाफ सारे ठोस सबूत सार्वजनिक कर दिए। नकली डेटा, प्लेजरिज्म, झूठे शोध परिणाम और कई अन्य गंभीर अनियमितताएं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नलों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबूतों की पुष्टि होते ही एक के बाद एक सभी शोध पत्र वापस ले लिए गए। शाओ छुआन को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। भविष्य में उसके किसी भी शोध पत्र को स्वीकार न करने का फैसला लिया गया। इसके तुरंत बाद एडिनबर्ग मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एथिक्स कमेटी ने भी नोटिस जारी किया। उसकी सारी रिसर्च गतिविधियां निलंबित कर दी गई और विशेष जांच समिति गठित कर दी गई। सिर्फ एक रात के भीतर जिस व्यक्ति को मेडिकल जीनियस कहा जाता था, वो अकादमिक दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज बन गया। दुनिया भर की मेडिकल संस्थाओं ने उससे दूरी बना ली। पुराने सहयोगी परियोजनाएं रद्द कर दी गई। हर तरफ आलोचना होने लगी। शाओ छुआन पूरी तरह घबरा गया। वो लगातार प्रोफेसरों और संस्थानों के प्रमुखों को फोन करता रहा, लेकिन किसी ने उसका कॉल नहीं उठाया। कुछ लोगों ने तो उसे सीधे ब्लॉक तक कर दिया। सालों की मेहनत से बनाई गई उसकी प्रतिष्ठा एक ही रात में मिट्टी में मिल चुकी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अकादमिक घोटाले के झटके से वो उबर भी नहीं पाया था कि दूसरा वार आ गया। ब्रिटेन के टैक्स विभाग और दवा नियामक एजेंसियों ने एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी। छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स की ब्रिटिश शाखा पर अचानक छापा मारा गया। कंपनी के सभी वित्तीय रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए। दवाओं के नमूने ले लिए गए। क्लिनिकल ट्रायल का पूरा डेटा कब्जे में ले लिया गया। फिर एक के बाद एक नए घोटाले सामने आने लगे। फर्जी डेटा, टैक्स चोरी, व्यावसायिक रिश्वतखोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, सब कुछ सार्वजनिक हो गया। उसी दिन छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स के शेयरों में भारी गिरावट आई। शेयर मूल्य लगभग 70% तक टूट गया। बाजार में हड़कंप मच गया और कंपनी का भविष्य अंधकार में डूबता दिखाई देने लगा। अनगिनत निवेशकों ने घबराकर अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। साझेदार कंपनियों ने एक के बाद एक सहयोग समाप्त करने की घोषणाएं कर दी। बैंकों ने भी अपने ऋण वापस मांगने शुरू कर दिए और समय से पहले भुगतान की मांग कर दी। सिर्फ एक रात में छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स की नकदी व्यवस्था पूरी तरह ढह गई। चीन स्थित उसका मुख्यालय भी बच नहीं पाया। दवा नियामक विभाग, कर विभाग और प्रतिभूति नियामक आयोग तीनों ने एक साथ जांच शुरू कर दी। कंपनी के कारखाने सील कर दिए गए। दवाइयां बाजार से हटवा दी गई। बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। शाओ छुआन के पिता पर भी भारी आघात पड़ा। सिर्फ एक रात में उनके बाल सफेद हो गए और उन्हें आपातकालीन रूप से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। महज एक सप्ताह के भीतर कभी शानदार मानी जाने वाली छुआनयुआन फार्मास्यूटिकल्स दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई। शाओ परिवार, जो कभी समाज का प्रतिष्ठित परिवार था, अब कर्ज में डूबा हुआ बिखरा हुआ परिवार बन चुका था। शाओ छुआन पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लिया। पागल जानवर की तरह कमरे की हर चीज तोड़ता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने किसे नाराज कर दिया था और अचानक उसके ऊपर इतनी भयानक तबाही क्यों टूट पड़ी। तभी उसके वकील का फोन आया। आवाज निराशा से भरी हुई थी। मिस्टर शाओ, हमें पता चल गया है, जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है वो चीन का शेन ग्रुप है। सभी शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट, सभी खुलासे, सब कुछ शेन ग्रुप ने करवाया है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। शेन ग्रुप की ताकत हमसे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा है। हमारे पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं है। शाओ छुआन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। कौन सा शेन ग्रुप? मैंने उन्हें कब नाराज किया? वकील ने कांपती आवाज में जवाब दिया। बीजिंग का शेन परिवार देश के सबसे बड़े व्यापारिक समूह में से एक, रियल एस्टेट और फाइनेंस से शुरुआत की थी। उनका उत्तराधिकारी शेन मो है। शाओ छुआन की पुतलियां सिकुड़ गई। उसके शरीर का खून जैसे एक पल में जम गया। उसे अचानक एडिनबर्ग की वो बारिश भरी रात याद आ गई। वही आदमी जो भीगता हुआ गुलाबों का गुलदस्ता पकड़े खड़ा था, जो विनम्र और साधारण दिखाई देता था, जिसका उसने स्पेनिश में मजाक उड़ाया था, जिसके बारे में उसने कहा था कि वो लियू रुयान के लायक नहीं है। वो आदमी असल में शेन ग्रुप का उत्तराधिकारी था। शाओ छुआन के पैरों से ताकत निकल गई। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। उसे आखिर समझ आ गया था कि उसने किसे चुनौती दी थी, जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। उसकी प्रतिभा, उसका परिवार,
उसका कारोबार, उसकी प्रतिष्ठा। शेन परिवार की नजर में वे सब कुछ नहीं थे, बस चींटियां थी जिन्हें कभी भी कुचला जा सकता था। उसी समय दरवाजा खुला। लियू रुयान दरवाजे पर खड़ी थी। कमरे में फैले हुए टूटे सामान और बदहवास शाओ छुआन को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे अब सब कुछ पता चल चुका था। शाओ छुआन की अकादमिक धोखाधड़ी, छुआन युआन फार्मास्यूटिकल्स का पतन, शाओ परिवार का विनाश, और इन सब के पीछे शेन मो था। उसे आखिरकार उस आदमी की असली पहचान पता चल गई थी जिसके साथ उसने 5 साल शादीशुदा जीवन बिताया था, जिसे वो हमेशा एक साधारण आर्किटेक्ट समझती रही, एक ऐसा आदमी जिसे वो अपने लायक भी नहीं मानती थी। लेकिन सच्चाई ये थी, वो देश के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक परिवारों में से एक का इकलौता उत्तराधिकारी था। उसे याद आया कि कैसे उसने और शाओ छुआन ने स्पेनिश में उसका मजाक उड़ाया था, कैसे वो हमेशा उसके प्रति ठंडी और तिरस्कारपूर्ण रही, कैसे उसने शेन मो की निस्वार्थ मोहब्बत को स्वाभाविक अधिकार समझ लिया और अपना सारा स्नेह शाओ छुआन पर लुटा दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे पर बार बार तमाचे मारे हों। चेहरा जल रहा था, दिल शर्म और पछतावे से भर गया था। उसे देखते ही शाओ छुआन ऐसे उसकी तरफ भागा जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ रहा हो। वो लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी मदद करो, जाकर शेन मो से विनती करो, उसे कहो कि मुझे छोड़ दे, हमारे शाओ परिवार को बर्बाद मत करे। तुम उसकी पत्नी हो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, प्लीज उससे मेरे लिए बात करो। लियू रुयान ने उसकी तरफ देखा, उस आदमी की ओर जिसे वो कभी अपना आदर्श समझती थी। लेकिन इस समय उसके सामने खड़ा शाओ छुआन बेहद दयनीय लग रहा था और उसके दिल में सिर्फ एक भावना उठी, गहरा व्यंग्य। यही था वो सफेद चांदनी जिसके लिए उसने हमेशा तरसा था, वही आदमी जिसके साथ रहने के लिए उसने शेन मो को चोट पहुंचाई थी। लेकिन जरा सी मुसीबत आते ही वो इतना कायर और बेबस बन गया। लियू रुयान ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखें ठंडी थी। वो सीधे शाओ छुआन को घूरते हुए बोली, शाओ छुआन, क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आया? शेन मो ने तुम्हारे खिलाफ कदम क्यों उठाया? तुमने उसकी 13 साल की मोहब्बत बर्बाद कर दी, उसकी 5 साल की शादी तोड़ दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरी बात मानेगा? तो अब क्या करें? क्या करें हम? शाओ छुआन पूरी तरह टूट चुका था। वो दोनों हाथों से चेहरा ढककर जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं बर्बाद हो गया, मुझ पर दया करो। लियू रुयान ने उसे देखा और उसी पल उसके दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। वो चीन वापस जा रही थी, शेन मो को ढूंढने, उससे माफी मांगने, अपने पापों का प्रायश्चित करने, उसे बताने कि अब उसे अपनी गलती समझ आ गई है और उससे एक और मौका मांगने। इंग्लैंड के सारे काम निपटाने के बाद लियू रुयान ने चीन की सबसे पहली फ्लाइट की टिकट खरीद ली। रवाना होने से पहले उसने बचे हुए 2 गिफ्ट बॉक्स खोले। डे 4 लिखा हुआ बॉक्स, उसके अंदर एक पुरुषों की अंगूठी थी, वही शादी की अंगूठी जो शेन मो ने उनकी शादी के समय उसके लिए तैयार करवाई थी। 5 साल की शादी में शेन मो ने उसे कभी अपने हाथ से नहीं उतारा था। भले ही लियू रुयान ने कभी अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनी, भले ही उसने शायद ही कभी लोगों को बताया हो कि वो शादीशुदा है, लेकिन शेन मो हमेशा वो अंगूठी पहने रहता था जैसे कोई अनमोल खजाना हो। और अब वो अंगूठी यही छोड़ गया था। लियू रुयान ने कांपते हाथों से उसे उठाया। अंदर की तरफ खुदा हुआ था, लव यू फॉर अ लाइफ टाइम, और दोनों के नामों के शुरुआती अक्षर। आंसू फिर से बह निकले, एक एक बूंद अंगूठी पर गिरती रही। फिर उसने आखिरी बॉक्स खोला, डे 5। ये वो अंतिम सरप्राइज था जिसका वादा शेन मो ने किया था। कांपते हाथों से उसने बॉक्स खोला। अंदर कोई उपहार नहीं था, सिर्फ 2 दस्तावेज थे। पहला, तलाक का समझौता, उस पर शेन मो के साफ और मजबूत हस्ताक्षर थे। दस्तावेज में लिखा था कि शादी के बाद की सारी संपत्ति लियू रुयान के नाम रहेगी और शेन मो स्वेच्छा से संपत्ति के बंटवारे का अपना हर अधिकार छोड़ रहा है। आखिरी पल तक वो अब भी उसके बारे में सोच रहा था। दूसरा दस्तावेज, शेन ग्रुप और शेन मो की पहचान का पूरा विवरण। शेन परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी, शेन ग्रुप का अध्यक्ष, युआनजो फार्मास्यूटिकल्स का चेयरमैन, देश के सबसे बड़े व्यापारिक समूह में से एक का भविष्य का मालिक। हर शब्द लियू रुयान के दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। उसका वर्षों पुराना घमंड चकनाचूर हो रहा था। अब उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया। वो सोचती थी कि उसने एक साधारण आदमी से शादी की है, लेकिन वो आदमी ऐसी दौलत और हैसियत रखता था जिसे वो पूरी जिंदगी में भी शायद हासिल न कर पाती। और उससे भी बढ़कर उसे अब पता चला कि शहर के अस्पताल में उसकी नौकरी, उसका एसोसिएट चीफ फिजिशियन बनना, उसके शोध प्रोजेक्ट्स, उसके करियर की हर बड़ी सफलता, इन सब के पीछे चुपचाप रास्ता बनाने वाला इंसान शेन मो था। जिस आदमी को वो साधारण समझकर तुच्छ समझती रही, वास्तव में उसकी सारी उपलब्धियां उसके लिए मामूली थी। वो हमेशा सोचती रही कि शेन मो उसके स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई उल्टी थी। शुरू से आखिर तक ऊपर चढ़ने की कोशिश तो वो खुद कर रही थी। लियू रुयान जमीन पर बैठ गई, तलाक के कागजों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। 13 साल का पीछा, 5 साल की शादी, उसने खुद अपने हाथों से उस इंसान को दूर धकेल दिया था जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब उसे समझ आया कि पछतावा क्या होता है। जब विमान बीजिंग के कैपिटल एयरपोर्ट पर उतरा, तब सुबह का समय था।
लियू रुयान अपना सूटकेस घसीटते हुए बाहर निकली। शहर वही था, लेकिन उसे सब कुछ अजनबी लग रहा था। वो सीधे उस घर पहुंची जहां उसने और शेन मो ने 5 साल साथ बिताए थे। दरवाजा खोला, घर खाली था। शेन मो के सारे कपड़े, जूते, किताबें, डिजाइन ड्राइंग्स, सब कुछ गायब था, जैसे वो कभी यहां रहा ही ना हो। बस घर अब भी बिल्कुल साफ सुथरा था, हर चीज अपनी जगह पर थी, मानो उसके 5 सालों की मेहनत अब भी दीवारों में बसी हुई हो। वो बेडरूम में गई, बेड साइड ड्रॉर खोला, अंदर उसकी अपनी शादी की अंगूठी रखी थी। वही अंगूठी जिसे उसने शादी के बाद कभी नहीं पहना। और उसके बगल में रखी थी शेन मो की अंगूठी। दोनों अंगूठियां साथ पड़ी थी, जैसे उसकी पूरी शादी का मजाक उड़ा रही हों। लियू रुयान ने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई और अपनी उंगली में पहन ली। अंगूठी बिल्कुल फिट आई, लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा खाली महसूस हो रहा था। उसने फोन निकाला और शेन मो को कॉल किया। नंबर बदलने के कारण इस बार कॉल लग गई। फोन लंबे समय तक बजता रहा, फिर किसी ने उठाया। उधर से शेन मो की परिचित आवाज सुनाई दी, लेकिन उसमें अब कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ ठंडापन, दूरी और हल्की सी अधीरता। कौन? आवाज सुनते ही लियू रुयान के आंसू बह निकले। उसकी आवाज कांप गई। आमो, मैं हूं। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा, फिर शेन मो की सपाट आवाज आई। क्या बात है? आमो, मैं वापस चीन आ गई हूं। मैं हमारे घर में हूं। कृपया वापस आ जाओ, हम मिलकर बात करते हैं। शेन मो की आवाज पानी की तरह शांत थी। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम्हें तलाक के कागज मिल गए होंगे। अगर कोई समस्या नहीं है तो उन्हें साइन कर दो, बाकी बात वकील कर लेंगे। नहीं, लियू रुयान चीख पड़ी। आमो, मैं तलाक नहीं चाहती। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, सच में समझ आ गई है। कृपया मुझे माफ कर दो, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, प्लीज। शेन मो हल्के से हंसा, उस हंसी में सिर्फ व्यंग्य था। डॉक्टर लियू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह संभव है? लियू रुयान बेकाबू होकर रोने लगी। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की। मुझे तुम्हारे साथ इतना ठंडा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे शाओ छुआन के साथ उलझना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। आमो, बस एक और मौका दे दो। मैं वादा करती हूं कि इस बार बदल जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। जरूरत नहीं है। शेन मो ने ठंडी आवाज में उसे बीच में रोक दिया। 13 सालों में मैंने तुम्हें अनगिनत मौके दिए थे, उन्हें ठुकराने वाली तुम थी। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अभी देर नहीं हुई, लियू रुयान जल्दी से बोली। उसकी आवाज में आखिरी उम्मीद बची हुई थी। मैंने शाओ छुआन से सारे संबंध तोड़ दिए हैं। जिस इंसान से मैं प्यार करता हूं वो तुम हो, हमेशा से तुम ही थी। बस मैं पहले बहुत मूर्ख था, मैं अपने ही दिल को साफ साफ नहीं समझ पाया था। शेन मो ने उसका पूरा नाम लेकर कहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। बहाने बनाना बंद करो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम उस हैसियत से प्यार करती हो जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। शेन परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान, संसाधन और स्टेटस। अगर मैं आज भी वही साधारण आर्किटेक्ट होता तो क्या तुम मेरे पास वापस आती? लियू रुयान के शब्द गले में ही अटक गए। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मैं पहले ही अपने वकील से तलाक के कागज तुम्हें भेज चुका हूं, उन पर साइन कर दो और शांति से अलग हो जाते हैं। शेन मो के लहजे में किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश नहीं थी। अब मुझे दोबारा कॉल मत करना, मैं अब तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। इतना कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। जब लियू रुयान ने दोबारा कॉल किया तो लाइन पहले से ही व्यस्त थी। मोबाइल हाथ में लिए लियू रुयान वही जमीन पर गिर पड़ी और बेकाबू होकर रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि शेन मो अब सचमुच उसे नहीं चाहता, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो उसे ऐसे नहीं खो सकती थी। उसने शेन ग्रुप का पता किया और अगली सुबह कंपनी की बिल्डिंग के नीचे जाकर इंतजार करने लगी। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और बेहद नाजुक मेकअप किया था। वो फिर से वैसी ही दिखना चाहती थी जैसी पहली नजर में शेन मो को उससे प्यार हो गया था। वो सुबह से दोपहर तक वही खड़ी रही, लोगों को आते जाते देखती रही। आखिरकार उसने कंपनी के सामने वही परिचित बेंटले कार रुकते देखी। कार का दरवाजा खुला और शेन मो बाहर निकला। उसने काले रंग का कस्टम टेलर्ड सूट पहन रखा था। उसका शरीर सीधा और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी मौजूदगी बेहद प्रभावशाली थी और उसकी आंखें तेज तथा पैनी थी। वो उस शांत और संकोची आदमी से बिल्कुल अलग लग रहा था जिसे लियू रुयान पहले जानती थी। उसके साथ सु छिंग्यान चल रही थी। सु छिंग्यान ने शैंपेन रंग की लंबी ड्रेस पहन रखी थी। उसका हाथ शेन मो की बाह में था और चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। दोनों साथ साथ चल रहे थे, एकदम परफेक्ट जोड़ी, एक हैंडसम पुरुष और एक खूबसूरत महिला। यह दृश्य देखकर लियू रुयान का दिल मानो चीर दिया गया हो। दर्द इतना था कि उसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वो भागकर आगे गई और शेन मो का रास्ता रोक लिया। नहीं, शेन मो रुक गया। उसे देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में केवल ठंडापन और अधीरता थी। झो छिंग्यान भी रुक गई, लेकिन उसने शेन मो की बाह नहीं छोड़ी। वो बस शांति से लियू रुयान को देखती रही। उसकी आंखों में कोई दुश्मनी नहीं थी, केवल हल्की सी दूरी और उदासीनता थी। आमो, क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकते हो? बस 5 मिनट, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूं। लियू रुयान की आंखों में आंसू भर आए। उसका रवैया बेहद विनम्र और दयनीय हो चुका था। मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है, शेन मो ने ठंडे स्वर में कहा। तलाक की बात अपने वकील से कर लेना। मैं तलाक नहीं लूंगी।
लियू रुयान ने उसकी ओर देखते हुए कहा और आंसू बह निकले। आमो, 13 साल का रिश्ता, 5 साल की शादी, क्या तुम सच में इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो? मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए भावनाएं है ना? मेरे दिल में भी अब भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। शेनमो उपहास भरी हंसी हंसा। लियू रुयान, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण नहीं समझती? जिस दिन मैंने तुम्हें एडिनबर्ग की बारिश में किसी दूसरे आदमी के जूते और मोजे उतारते देखा था, उसी दिन तुम्हारे लिए मेरी सारी भावनाएं मर गई थी। और जिस दिन तुम आधी रात को किसी दूसरे आदमी के पास जाने के लिए बहाने बनाने लगी थी, उसी दिन तुम्हारे लिए मेरा जुनून भी खत्म हो गया था। वो उसकी ओर देखता रहा। उसका हर शब्द सीधे उसके दिल में छुरा घूम रहा था। आज तुम मेरे पास वापस इसलिए नहीं आई हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम वापस इसलिए आई हो क्योंकि शाओ छुआन बर्बाद हो चुका है। तुमने अपना सहारा खो दिया है, इसलिए अब मुझे बैकअप प्लान की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो। अफसोस की बात है, मैं अब यहां कचरा स्वीकार नहीं करता। लियू रुयान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। ओह हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। शेनमो की आवाज अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। जिस सिटी हॉस्पिटल में तुम काम करती हो, उसका सबसे बड़ा निवेशक शेन परिवार है। तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस और तुम्हारा विभाग, हमने तुम्हारे रिसर्च प्रोजेक्ट की दोबारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज जमा कर दिए हैं। तुम खुद अच्छी तरह जानती हो कि आज जिस मुकाम पर पहुंची हो, उसे पाने के लिए तुमने वास्तव में क्या क्या किया है। आज से तुम देश के मेडिकल क्षेत्र में काम नहीं कर पाओगी। लियू रुयान का शरीर कांप उठा। वो लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे हटी और लगभग गिर ही गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि शेनमो का बदला कितना निर्दयी था। उसने न केवल शाओ छुआन को बर्बाद कर दिया था, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज भी छीन ली थी। आमो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लियू रुयान ने निराशा से चीखते हुए कहा। वो मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। शेनमो ने उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखा। तुमने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े जुनून को बर्बाद किया था, और मैंने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि को बर्बाद कर दिया। क्या यह बराबरी का हिसाब नहीं हुआ? उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। यह कहकर उसने दोबारा उसकी ओर नहीं देखा। उसने सु छिंगयान की कमर में हाथ डाला और सीधे कंपनी की बिल्डिंग के अंदर चला गया। शुरुआत से लेकर अंत तक उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लियू रुयान वही खड़ी उसकी जाती हुई पीठ को देखती रही। आखिरकार वो खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। आसपास मौजूद सभी लोग उसे घूर रहे थे। लोगों की फुसफुसाहट और तानों के बीच वो सबके सामने बुरी तरह हार चुकी थी। वो किसी मस्खरे की तरह अपमानित होकर रह गई थी। कुछ समय बाद शेन ग्रुप का वार्षिक मेडिकल समिट बीजिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञ, विद्वान और चीन की लगभग सभी अग्रणी मेडिकल कंपनियां शामिल हुई। ये अभूतपूर्व स्तर का आयोजन था। सम्मेलन के मुख्य मंच पर मैं शांति से खड़ा था। कस्टम टेलर्ड सूट पहने हुए मैं अपना भाषण दे रहा था। शेन मेडिकल डिवीजन का कार्यभार संभालने के बाद के 1 वर्ष में मैंने कई बड़े सुधार लागू किए थे। मेरे नेतृत्व में युआनझो फार्मास्यूटिकल ने कई विश्वस्तरीय नवाचारी दवाएं विकसित की। देश की चिकित्सा तकनीक के कई खाली क्षेत्रों को भरा गया। एक विश्वस्तरीय मेडिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया। साथ ही हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ गहरे सहयोगी संबंध बनाए गए। हमारे निजी अस्पताल भी चीन की हाई एंड मेडिकल सेवाओं का मानक बन चुके थे। सिर्फ 1 साल में मैंने शेन मेडिकल डिवीजन का बाजार मूल्य 3 गुना बढ़ा दिया था। मैं देश के मेडिकल उद्योग का निर्विवाद नेता बन चुका था। मेरे भाषण के समाप्त होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी की नजरें मुझ पर थी। उनकी आंखों में प्रशंसा और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। भाषण खत्म होने के बाद मैं मंच से नीचे उतरा। सु छिंगयान तुरंत मेरे पास आई और मुझे गर्म पानी का एक गिलास पकड़ा दिया। उसकी आंखों में कोमल मुस्कान थी। तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैंने गिलास लेते हुए मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया। उसकी आंखों की ठंडक और तीखापन तुरंत पिघलकर कोमलता में बदल गया। तुम पूरी सुबह मेरे साथ व्यस्त रही हो, थक नहीं गई? सु छिंगयान मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मेरी टाई ठीक की। आज रात के सेलिब्रेशन बैंक्वेट की सारी व्यवस्था हो चुकी है। मेरे अंकल और आंटी भी आने वाले हैं। मैंने सिर हिलाया और उसका हाथ थाम लिया। हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गई। पिछले 1 साल में सु छिंगयान हमेशा मेरे साथ रही थी। जब मैं काम में व्यस्त रहता, वो चुपचाप मेरे पास बैठी रहती। वो न केवल काम में मेरी मदद करती, बल्कि मेरी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज का भी ध्यान रखती। कभी कभी जब मैं अतीत को याद करके उदास हो जाता, तो वो चुपचाप मुझे सांत्वना देती और सही राह दिखाती। मैंने धीरे धीरे उस पर पूरा भरोसा करना सीख लिया। उसकी कोमलता, उसका साथ और उसकी समझदारी ने मेरे दिल के घावों को भरना शुरू कर दिया, और उसने मुझे दोबारा प्यार पर विश्वास करना सिखाया। 3 महीने पहले मैंने उसी आंगन में सु छिंगयान को प्रपोज किया था, जहां हम बचपन में साथ बड़े हुए थे। कोई भव्य समारोह नहीं था, बस मेरी खुद डिजाइन की हुई एक अंगूठी और एक सवाल। छिंगयान, क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? सु छिंगयान की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सिर हिलाते हुए कहा था, हाँ, मैं तैयार हूं। हमारी शादी अगले महीने तय हो चुकी थी। उसी समय सम्मेलन स्थल के प्रवेश द्वार की ओर अचानक हंगामा होने लगा। मैंने सिर उठाकर देखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। दरवाजे पर खड़ी थी लियू रुयान। 1 साल पहले की तुलना में वो बेहद बदहाल दिख रही थी। वो घमंडी और आत्मविश्वासी सर्जन नहीं रही थी। उसके बाल सूखे और बेजान हो चुके थे। आंखें लाल थी।
उसने फीके पड़ चुके सफेद कपड़े पहन रखे थे। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में वो पूरी तरह बेमेल लग रही थी। पिछले 1 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। सिटी हॉस्पिटल ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। अब वो कभी ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। देश का कोई भी अस्पताल उसे नौकरी देने की हिम्मत नहीं करता था। वो मेडिकल जगत में एक बहिष्कृत व्यक्ति बन चुकी थी। जब उसके माता पिता को उसके कर्मों का पता चला तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने उससे दोबारा मिलने तक से इनकार कर दिया। उधर शाओ चुआन को आखिरकार व्यावसायिक धोखाधड़ी और टैक्स चोरी का दोषी ठहराया गया। उसे टैक्स चोरी के अपराध में 15 साल की जेल की सजा मिली। शाओ परिवार दिवालिया हो गया और भारी कर्ज में डूब गया। उनके दोबारा उठ खड़े होने की कोई संभावना नहीं बची। लियू रुयान ने सब कुछ खो दिया था। वो अब एक पुराने किराए के कमरे में रहती थी और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। हर दिन वो पछतावे में जीती थी। मेरी खबरें देखती थी, मुझे एक एक कदम ऊपर उठते हुए देखती थी। मुझे और सु छिंगयान को खुश और प्रेम में डूबा देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। उसने मुझसे मिलने की अनगिनत कोशिशें की थी, लेकिन हर बार वो मुझे देख भी नहीं पाती थी। आज इस सम्मेलन में भी वो किसी तरह अंदर घुसने में सफल हुई थी। वो बस मुझे एक बार और देखना चाहती थी, बस एक बार, और मुझसे माफी मांगना चाहती थी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे अंदर आने से रोक लिया। वो बेतहाशा छटटाने लगी और मेरी दिशा में चिल्लाई, आमो, मुझे अंदर जाने दो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पूरा हॉल उसकी ओर देखने लगा। चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मैंने सुरक्षा कर्मियों की ओर हाथ हिलाकर संकेत किया कि उसे छोड़ दें। लियू रुयान तुरंत उनके हाथों से छूटकर लड़खड़ाती हुई मेरी ओर दौड़ आई। मेरी ओर देखते ही लियू रुयान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सामने खड़ा आदमी चमक रहा था, सफलता और आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो वही खुशी था जो कभी उसके हाथों में थी और जिसे उसने खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया था। आमो, लियू रुयान की आवाज भर्रा गई। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी। पिछले 1 साल से मैं हर दिन पछता रही हूं, हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूं। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? भले ही मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहने की इजाजत मिल जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखें शांत थी, उनमें कोई भाव नहीं था, न कोई लहर, न कोई दया। रुयान, क्या तुम्हें अभी भी याद है? मैंने धीरे धीरे कहा। हमारी शादी के 3रे साल, मेरे जन्मदिन पर मैंने अपने हाथों से पूरा खाना बनाया था और पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया था। लेकिन तुम सुबह तड़के घर लौटी थी और बस इतना कहा था कि तुम भूल गई थी। उस दिन मैंने भी तुमसे यही पूछा था, क्या तुम मुझे थोड़ा सा ध्यान दे सकती हो? और तुमने कहा था कि मेरे पास बहुत फुर्सत है और मैं बेवजह ड्रामा कर रहा हूं। लियू रुयान स्तब्ध रह गई। वो उस घटना को कब का भूल चुकी थी। शादी के 4थे साल, जब तुम्हारी मां को हार्ट अटैक आया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मैं 7 दिन और 7 रात उनके पास रहा, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। लेकिन तुम उस समय शाओ चुआन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थी। तुम बस थोड़ी देर के लिए अस्पताल आई और फिर चली गई। मेरा स्वर अब भी शांत था, लेकिन हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उस समय मैंने तुमसे पूछा था, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? और तुमने कहा था, तुम मेरे पति हो, इसलिए ये जिम्मेदारियां निभाना तुम्हारा फाराजा है। मैंने 5 साल तक ये जिम्मेदारियां निभाई। 13 साल तक मैंने अपना पूरा दिल तुम्हें दे दिया। लेकिन तुमने क्या किया? मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में हल्का सा उपहास चमका। तुमने मेरी सच्चाई को पैरों तले रौंद दिया, मेरी मोहब्बत को हमेशा स्वाभाविक समझ लिया। और अब जब तुमने सब कुछ खो दिया है, तब तुम्हें याद आया कि मैं कितना अच्छा था। नहीं, अभी देर नहीं हुई है आमो, सच में देर नहीं हुई। लियू रुयान रोते हुए सिर हिलाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया और उससे दूरी बना ली। उसी समय सु छिंगयान आगे बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मिस लियू, आमो जल्द ही मुझसे शादी करने वाले हैं। कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखिए और उनकी जिंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए। लियू रुयान ने सु छिंगयान की ओर देखा। उसकी उंगली में चमकती हीरे की अंगूठी पर नजर पड़ी। फिर उसने उसकी आंखों में मौजूद खुशी और विश्वास देखा। उसका दिल मानो किसी तेज चाकू से काट दिया गया हो। उसे आखिरकार समझ आ गया था, उसने मुझे पूरी तरह खो दिया था। जिस आदमी से वो 13 साल तक प्यार करती रही, उसी आदमी को उसने अपने हाथों से दूर धकेल दिया था और अब वो कभी वापस नहीं आने वाला था। मैंने ठंडी और दृढ़ आवाज में कहा, रुयान, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। सब उसी दिन खत्म हो गया था जब एडिनबर्ग की उस बरसाती रात में मैंने मुड़कर तुम्हारे दिए हुए गुलाबों को कूड़ेदान में फेंक दिया था। अब दोबारा कभी मेरे सामने मत आना और मेरी मंगेतर के साथ मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। ये कहकर मैंने उसकी ओर दोबारा नहीं देखा। मैंने सु छिंगयान का हाथ थाम लिया और मुड़कर चल दिया। लियू रुयान वही खड़ी हमारी जाती हुई पीठ को देखती रही। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे, एक परफेक्ट जोड़ी, एक हैंडसम पुरुष और एक खूबसूरत महिला। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। वो जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के लोग उसकी ओर उंगलियां उठाकर बातें करने लगे। हर किसी की आंखों में उपहास और तिरस्कार था।
आखिरकार उसे अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ी। अपनी बाकी जिंदगी वो सिर्फ अंतहीन पछतावे में जी सकती थी, अकेली और पश्चाताप से भरी हुई। 3 महीने बाद मेरी और सु छिंगयान की शादी बीजिंग में हुई। शादी भव्य और बेहद रोमांटिक थी। मनोरंजन जगत के आधे से अधिक बड़े नाम और दुनिया भर के व्यावसायिक साझेदार उसमें शामिल हुए। विवाह समारोह में मैं सु छिंगयान का हाथ थामे पादरी के सामने खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, छिंगयान, मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मेरे जीवन के सारे अंधेरों को रोशनी से भर दिया। अपनी बाकी जिंदगी मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जीवन हो या मृत्यु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सु छिंगयान की आंखों में आंसू भर आए। वो मुस्कुराई और बोली, आमो, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सुख में भी, दुख में भी, हर परिस्थिति में मैं तुमसे प्यार करती हूं।